बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन के एमसीक्यूज पॉइंट को रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर ने बनाई थी। सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनी थी। रोनाल्ड रोस ने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था। हिप्पोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, जबकि जॉन स्नो को फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं। जो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो डिजीज है जिसका नाम है कॉलेरा। कोच फिनोमिना को ट्यूबरक्लोसिस कहती है। येलो फीवर का करंटीना 6 डेज तक होता है और ये कीनिया से आती है। ओके, इसके बाद आइसोलेशन और करंटीना है। आइसोलेशन के अंदर हम सेपरेट करते हैं केसेस को, जबकि करंटीना के अंदर हेल्दी कॉन्टैक्ट को सेपरेट करते हैं। ये अपने लिए करते हैं केसेस फॉर देमसेल्फ, जो कि करंटीना दूसरे हेल्दी लोगों के लिए की जाती है। यहाँ पे जो प्रिवेंशन आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेशन में एस आ रहा है तो ये सेकेंडरी है। करंटीना में कौन सी होती है? प्राइमरी होती है। क्यू से पहले पी आता है। और जो आइसोलेशन होती है टिल रिकवरी की जाती है। करंटीना टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक की जाती है। दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर एड्स, टीबी, लेप्रोसी, प्लेग है, मलेरिया। हॉरिजॉन्टल के अंदर सोशल एक्शन प्रोग्राम 1-2 प्राइमरी हेल्थ के रहता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आपने हेल्थ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्वांटिफिकेशन करनी है इन द फॉर्म ऑफ रेट एंड रेशो, और वो फैक्टर देखने हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को देखने के लिए आपने स्टडी यूज करनी है, कोहॉर्ट स्टडी यूज करनी है। इसके दो फेजेस होते हैं, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस। ओके, प्री पैथोजेनेसिस के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, जबकि पैथोजेनेसिस के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन होती है। एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के अंदर 3 चीजें आती है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होती है? सेंटिनल सर्विलेंस मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है और नोटिफाइड केसेस को सप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिजीज एलिमिनेशन क्या है? डिजीज एलिमिनेशन इज द कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन है, जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट के अंदर परसिस्ट रहता है। दिस इज कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन। जबकि डिजीज इरेडिकेशन का मतलब है कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन 8 मई 1980 को हो चुकी थी। 4 लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के, उनके साथ इंटरवेंशन भी होती है। प्राइमोडियल है। प्राइमोडियल में क्या होता है कि आपने रिस्क फैक्टर की इमरजेंसी या डेवलपमेंट को अवॉइड करना है उस पॉपुलेशन के अंदर जिसके अंदर रिस्क फैक्टर स्टैब्लिश नहीं हुए। प्राइमरी लेवल ये की जाती है प्री पैथोजेनेसिस के अंदर, सेकेंडरी अर्ली के अंदर, टर्शियरी लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। प्राइमरी कब जब करते हैं जब रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन डिजीज अभी तक डेवलप नहीं किया गया। सेकेंडरी का 2 मेन मकसद है, नंबर 1 प्रोग्रेशन को रोकना, नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। टर्शियरी के अंदर क्या करते हैं? टर्शियरी के अंदर हम रिहेबिलिटेशन और डिजीज डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं। अब इनके हिसाब से इंटरवेंशन होती है, लाइक हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये होती है प्राइमरी के अंदर। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट सेकेंडरी के अंदर होती है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन आ जाती है हमारी टर्शियरी के अंदर। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर इम्यूनाइजेशन और कीमोप्रोफाइलेक्सिस आ जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अंदर पहले डिजीज होगा, फिर आईडीएच होगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप है। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन की डिफरेंट टाइप होती है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर आपने फंक्शन को रिस्टोर करना है, फॉर एग्जांपल डेफ के अंदर हियरिंग एड लगा देनी है। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन के अंदर आपने डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाली एबिलिटी को रिस्टोर करना है, ठीक हो गया ऑक्यूपेशनल। और वोकेशनल के अंदर अर्निंग पावर को आपने रिस्टोर करना है। सोशल के अंदर आपने सोशल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप को रिस्टोर करना है। साइकोलॉजिकल के अंदर क्या करना होता है? आपने पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 को बनी थी, डेट इज वाई 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दो पॉलिसी ने डब्ल्यूएचओ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। नंबर 1 अल्माहता कॉन्फ्रेंस, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर थी, वो 1978 के ऊपर थी। जो दूसरी है ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ फॉर ऑल, ये 2000 में बनी थी। इसके अलावा मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल है। डब्ल्यूएचओ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। डब्ल्यूएचओ के 194 मेंबर्स होते हैं, 2 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जो है 34 मेंबर्स होते हैं। यूनिसेफ के अंदर एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं GoBFF, जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल, डिप्थेरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, और 3F है, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंट आ जाता है। आइसबर्ग ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। इसके 3 चीजें होती है, फ्लोटिंग टिप, सबमर्ज पोर्शन और लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो जो फ्लोटिंग टिप होती है ये वो चीज़ है जो कि फिजिशियन देखता है ना कम्युनिटी लाइक क्लिनिकल केस, जबकि सबमर्ज्ड पोर्शन वो होता है जो कि हिडन पोर्शन होता है, लाइक लेटेंट, अनअपेरेंट, अनडायग्नोस्ड और कैरियर केसेस होते हैं। सबमर्ग्ड पोर्शन के अंदर जो कि फ्लोटिंग पोर्शन है, सबमर्ग्ड पोर्शन है, इसके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनीमिया, मैलन्यूट्रिशन और मेंटल इलनेस आ जाती है। अब आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज एमटीआर से शो नहीं होता। मीजल्स, टेटनस, रूबेला और रेबीज। जो आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए और हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए हम आईएमआर को यूज करते हैं। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन, जबकि बर्डन ऑफ डिजीज के लिए एक और चीज भी आएगी, वो होगा हमारा डेली होगा। केस फैटेलिटी रेट किसी भी डिजीज की किलिंग पावर को
रिप्रेजेंट करता है और ये विरुलेंस से रिलेटेड है। लाइक रेबीज के अंदर 100% होती है, येलो फीवर में 80% होती है। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस, तो जो ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है और किस एज पे डेथ होती है, बाय एक्सीडेंट है। जो मेल की 66 होती है और फीमेल की 67 होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। ओके, डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो ये क्या होता है, इट इज अ बेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। जबकि हेली क्या होता है, इट इज अ बेस्ट मेजर ऑफ ईयर्स जो न्यू बोर्न एक्सपेक्ट करता है टू लिव इन द full health. This is the Healy health adjusted life year. Disability free life expectancy DFLE, this is the Sullivan index होता है। 5% जीडीपी खर्च होनी चाहिए हेल्थ के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर 1% से भी कम होती है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट हॉस्पिटल के अंदर कितना होता है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट जितने बेड ऑक्यूपाई और कितने अवेलेबल है मल्टीप्लाई 100। आइडियल 85 होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर 93 है। तो फिर दो इंडिकेटर आ जाती है, PQ वाला फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और दूसरा HDI। ये इसमें निमोनिक है इल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर और लिटरेसी रेट। जबकि HDI के अंदर मजीद वैसे 3 चीज़ें आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आता है, इसके अलावा आई से इनकम और के से नॉलेज। और नॉलेज के अंदर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाती है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आ जाती है और लिटरेसी रेट आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें आ जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है पर कैपिटा GNP के ऊपर। 8 मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल है, सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड है सिवाय 2 और 3 के। तो मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल तो 8 होते हैं, जबकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है वो 17 है। उसमें जो तीसरा वाला है वो हेल्थ के लिए स्पेसिफिक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम इन स्पेसिफिक एरिया और टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है। 2.5 से अगर कम हो तो उसको लो बर्थ वेट कहती है। एपिडेमियोलॉजी में चलते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है। अब इसका हाईएस्ट जो क्लिनिकल रेलिवेंस होता है वो मेटा एनालिसिस है, जो लोवेस्ट है वो इन विट्रो रिसर्च होती है जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, स्क्रीनिंग के लिए 5 चीज़ें चाहिए। वरास, V से वैलिडिटी, R से रिलायबिलिटी, A से एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं 1 जुलाई के ऊपर। न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर इन द रेट एंड द प्रोपोर्शन बट नॉट इन द रेशो। मोर्टेलिटी के अंदर जो बेसिस है मोर्टेलिटी डाटा की वो डेथ सर्टिफिकेट होती है। फिर इसके डिफरेंट रेट आ जाती है। क्रूड डेथ रेट जिसको अनस्टैंडर्डाइज डेथ रेट भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ टोटल डेथ कितनी है पॉपुलेशन के अंदर, मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है मल्टीप्लाई 1000 है। स्पेसिफिक डेथ के अंदर आप कास्ट स्पेसिफिक आ जाएगा, टाइम स्पेसिफिक आ जाएगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा। क्लियर, सेक्स स्पेसिफिक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं केस फैटेलिटी रेट है, ये विरुलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। टोटल डेथ कितनी है, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, क्लियर, मल्टीप्लाई 100 है। प्रोपोर्शनल को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, डिजीज स्पेसिफिक है या एज स्पेसिफिक है, ओवर टोटल आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर्वाइवल रेट है, तो नंबर ऑफ पेशेंट सर्वाइवल आफ्टर अ टाइम और नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोस और ट्रीटेड है। इसके बाद आ जाते हैं एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट होता है। तो इसके अंदर 2 आ जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट है उसको स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो भी कहते हैं, इनडायरेक्ट को स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो। अब ऑब्जर्व डेथ ओवर एक्सपेक्टेड डेथ मल्टीप्लाई 100। अगर 100% से ज़्यादा है रेशियो तो उसका मतलब ग्रेटर मोर्टेलिटी रिस्क है, अगर 100 से कम है इसका मतलब लेजर मोर्टेलिटी रिस्क होती है। जबकि ऊपर क्या फार्मूला है, ऊपर आपने क्या मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ कितनी है और टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेड डेथ कैसे निकलेगी, एज स्पेसिफिक डेथ रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप इन अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। क्लियर, इसके बाद आते हैं जो नेशनल पॉपुलेशन होती है वो आपने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के ऊपर नहीं लेनी होती। जो केस फैटेलिटी रेट है 1 माइनस सर्वाइवल रेट आ जाता है, इनका रिलेशनशिप देख लेना। 3 एस्पेक्ट ऑफ मॉर्बिडिटी को डिस्कवर किया जाता है या डिस्कस किया जाता है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और सिवियरिटी। ओके, फिर आगे देख लेते हैं मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। इसमें आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस को मजीद हम 3 या 4 में डिवाइड कर देते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। क्यूमुलेटिव के अंदर नंबर ऑफ न्यू केसेस, इंसिडेंस में क्या होता है, न्यू केसेस होते हैं। नंबर ऑफ न्यू केसेस है, पॉपुलेशन एट रिस्क है, जबकि इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन एट रिस्क माइनस पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, क्लियर। इंसिडेंस रेट क्या होता है, इंसिडेंस रेट के अंदर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ स्पेल ऑफ सिकनेस। ओके, और मीन पॉपुलेशन कितनी है एट रिस्क है। अटैक रेट में क्या देखते हैं, अटैक रेट में आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, सेकेंडरी अटैक रेट में क्या आता है, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन पीरियड और टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज है। और आपने प्राइमरी केस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक्सक्लूड करना होता है। इसके बाद आ जाती है प्रीवैलेंस की तरफ। प्रीवैलेंस 2 टाइप की होती है, पॉइंट प्रीवैलेंस और पीरियड प्रीवैलेंस। जो पॉइंट प्रीवैलेंस होती है गिवन पॉइंट पर टाइम में होती है, जबकि पीरियड होती है किसी पीरियड के अंदर होती है। जो प्रीवैलेंस होती है इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन है। प्रीवैलेंस प्रोपोर्शन होती है, इंसिडेंस हम मालूम कर सकते हैं कोहॉर्ट स्टडी से, जबकि प्रीवैलेंस निकलती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी से होती है। कुछ ऐसे डिजीज है जिनकी प्रीवैलेंस नहीं होती, लाइक फूड पॉइजनिंग है, जो डिजीज काफी शॉर्ट लिव होते हैं। ओके, तो उनके कोई ओल्ड केसेस नहीं होते। ठीक हो गया।
और फैटल कंडीशन के लिए भी अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी मेथड। एपिडेमियोलॉजी मेथड को 2 में डिवाइड करते हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को मतलब 2 में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, एनालिटिकल के अंदर इंडिविजुअल को स्टडी करना है। एनालिटिकल को मतलब 2 में डिवाइड करते हैं, अगर एक्सपोजर से डिजीज़ की तरफ जाए तो उसको कोहॉर्ट, और डिजीज़ एक्सपोजर की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं केस कंट्रोल। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसको मतलब 2 में डिवाइड करते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। एनालिटिकल स्टडी के अंदर यूनिट ऑफ स्टडी है वो इंडिविजुअल होती है, सिवाय हमारी इकोलॉजिकल स्टडी के, जहाँ पे आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जो मैरिड पीपल है उनका मोर्टेलिटी रेट रिलेटिवली कम होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी या प्रीवेलेंस स्टडी क्रॉनिक डिजीज के लिए करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल डिजीज या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के लिए होती है, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, इंसिडेंस रेट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। केस कंट्रोल स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। क्लियर? ऐसा पर्सन जो कि डिजीज को एक्सपोज करता है उसको बोलते हैं केस, और जो नॉन एक्सपोज है उसको बोलते हैं कंट्रोल। इनके फार्मूले को देख लेना। जो केस है, केस को देखने के लिए डायग्नोस्टिक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाता है, और जेनेटिक स्टडी के अंदर आपने सिबलिंग कंट्रोल कभी भी नहीं करना, जबकि हॉस्पिटल कंट्रोल होते हैं, इसकी वजह से सिलेक्शन बाइस आ जाएगा। अगर पी वैल्यू हमारी क्या होती है 0.05 से रिलेटिवली कम आती है तो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट होती है। कोहॉर्ट स्टडी क्या है? एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और इसकी एग्जांपल होती है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव और कॉम्बिनेशन। प्रोस्पेक्टिव करंट अब देखते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव में आप पीछे जाते हैं टाइम में, हिस्टोरिकल है, जबकि जो दोनों को होती है उसको बोलते हैं एम्बी डायरेक्शनल होती है। कोहॉर्ट स्टडी से आप रिलेटिव रिस्क मालूम करते हैं और आपने इसमें इंडिविजुअल को फॉलो अप करना होता है फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। लॉस ऑफ फॉलो अप इज कॉल्ड एट्रिशन। जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है वो आप कैसे मालूम करोगे? कोहॉर्ट के अंदर आप कैसे मालूम करोगे? रिलेटिव रिस्क से, एट्रीब्यूटेबल रिस्क से, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क से और फ्रैक्शन से, जबकि ऑड रेशियो होती है, ये हमारी केस कंट्रोल स्टडी में होती है। क्लियर? आगे चलते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल, अच्छा यहाँ पे लिखा है आरआर। अगर आरआर क्या है? 1 से ज़्यादा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है। आरआर 1 के बराबर है, कोई एसोसिएशन नहीं। आरआर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है। अगर ए आ रहा है माइनस में आ गया है, यानी कहने का मतलब 0 से भी छोटा आ गया तो नेगेटिव है, ठीक है। जबकि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज ये हमें एस्टिमेट बताता है उस क्वांटिटी के जिससे हम डिजीज़ को रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर हम रिस्क फैक्टर को रिमूव कर देंगे। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है? ये क्या होती है? कोहॉर्ट स्टडी होती है, ड्यू टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्टडी इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो पेशेंट होता है। जो रैंडमाइजेशन करते हैं उसका मेन मकसद है सिलेक्शन बायस रिमूव करना। रैंडमाइजेशन को हार्ट ऑफ कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। प्री पोस्ट कंट्रोल ट्रायल में जो पेशेंट है वो ही कंट्रोल का काम करता है। फेज 3 इज आरसीटी इन अ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक हो गया। जबकि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है, ये क्या होती है? फेज 4 होती है। जबकि फेज 3 क्या होता है? आरसीटी होता है। एसोसिएशन देख लेते हैं या डिग्री ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं। ओके, अगर आर है, आर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो अगर कोरिलेशन -1 है तो इसका मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है। और जब एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसको कॉजेशन बोलती है। एसोसिएशन 3 टाइप की होती है, स्पूरियस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। टेम्पोरल एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ कॉजल एसोसिएशन है। रिस्क फैक्टर को हम मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, ट्रूली कॉजेटिव, कंट्रीब्यूटरी और प्रिडिक्टिव फैक्टर बोलते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं एपिडेमिक को। ओके, अब मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि 50% केसेस का होना फॉलोइंग द एक्सपोजर, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट्स ऑफ एपिडेमिक, इसमें सारे के सारे केसेस होते हैं विद इन द 1 इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। जबकि कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर, के अंदर सेकेंडरी वेव्स या पीक आती है। फॉर एग्जांपल जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, कॉमन सोर्स होती है, और ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है, ठीक हो गया। उसमें सिंगल एक्सपोजर होता है। प्रोपेगेटेड के अंदर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है, लाइक हेपेटाइटिस ए, मीजल्स और पोलियो हो गया। हाइपरटेंशन, क्रोनिक हार्ट डिजीज और ओबेसिटी, ये हमारी स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक होती है। एंडेमिक क्या होता है? यूजुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। जो साइक्लिक ट्रेंड होता है मीजल्स का, ये 2 से लेकर 3 तक होता है, रुबेला का 6 से लेकर 9 होता है, और पेंडेमिक होती है इन्फ्लुएंजा की, 7 से लेकर 10 साल तक होती है। इंडेक्स, ये वो केस है जो कि इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन के अंदर आता है। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, सबसे पहले आपने एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने वेरिफिकेशन करनी है डायग्नोसिस की। फिर इसकी बात है कि आपने एपिडेमिक के लिए क्या करना है? एपिडेमिक फ्री एरिया क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है? न्यू केसेस को सर्च करना है। तो ये जो पीरियड होता है, ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ डिजीज सिंस द अकरेंस ऑफ लास्ट केस। ओके, क्लियर? दिस इज द एपिडेमिक फ्री पीरियड। दोबारा बता देता हूँ, ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड सिंस द अकरेंस ऑफ लास्ट केस होता है। लो, इसके बाद लोकल प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको शो करने के लिए या स्टडी करने के लिए स्पॉट मैप पे शेडिंग मैप यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। तो ये किसके लिए की गई थी? स्कर्वी के लिए की गई थी, बाय जेम्स लिंड।
ब्लाइंडिंग क्या होती है? ब्लाइंडिंग 3 टाइप की होती है, सिंगल, डबल या ट्रिपल ब्लाइंड होता है। सिंगल ब्लाइंड में पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता, डबल के अंदर डॉक्टर और पार्टिसिपेंट दोनों को नहीं पता होता और ट्रिपल के अंदर डॉक्टर, पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टिगेटर तीनों को नहीं पता होता। बायस इज़ एनी सिस्टमैटिक एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिजीज़। जो बेर्गसोनियन बायस होता है, ये हॉस्पिटल केस और कंट्रोल की वजह से आता है, ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन, ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़। सिलेक्शन बायस, ससेप्टिबिलिटी बायस होता है, जो ग्रुप्स होते हैं जिनको आपने कंपेयर करना है, आर डिफरेंशियली ससेप्टेबल टू द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक हो गया? क्लियर? इसके बाद है कि कंफाउंडिंग फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि एक्सपोजर और डिजीज दोनों में एसोसिएटेड होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अनइक्वल इन द स्टडी इन द कंट्रोल ग्रुप। कंफाउंडिंग को रिमूव करने के लिए रैंडमाइजेशन करते हैं और ब्लाइंडिंग रिमूव द बायस। बायस को रिमूव करने के लिए ब्लाइंडिंग करते हैं, जो मैचिंग होती है ये नॉन कंफाउंडिंग को रिमूव कर देती है। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ जाते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी इन अ रीजन, ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस। ओके, ठीक हो गया? इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस, फॉर एग्जांपल कॉलरा की होती है, जबकि कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पॉपुलेशन ग्रुप विदाउट इंपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक है। क्लियर? और कुछ ऐसे डिजीज होती है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है किसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल जो रेबीज था यूके के अंदर। टाइप्स ऑफ होस्ट, होस्ट 3 टाइप के होते हैं आपके, मेनली 4 टाइप की होती है वैसे। ऑब्लिगेट है जिसमें ओनली होस्ट होता है। इसके बाद प्राइमरी या डेफिनेटिव है। प्राइमरी या डेफिनेटिव के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल होती है। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है? लार्वल या एसेक्सुअल स्टेज होती है। ट्रांसपोर्ट में जिसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है लेकिन अंडर डेवलपमेंट नहीं करता। इसके बाद टाइप ऑफ ज़ूनोसिस है। एंथ्रोपोज़ूनोसिस, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन से कहाँ जाए, ह्यूमन तक जाएगी, फ्रॉम ठीक है? ओके, ऐसे इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं टू द मैन फ्रॉम द वर्टिब्रेट, तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोजूनोसिस। ठीक हो गया? एंथ्रोपोजूनोसिस, तो इसके अंदर रेबीज से प्लेग आ जाती है। जू एंट्रोपोनोसिस क्या होती है? जू एंट्रोपोनोसिस क्या होती है? इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू द वर्टिब्रेट एनिमल। ठीक हो गया? यानी जू का मतलब पहले एक बीमारी है जानवरों की और एक कैसी आई है? आदमियों से आई है, लाइक ह्यूमन टीबी से आई है। और एम्फिजिनोसिस का मतलब जो दोनों में होता है, इन्फेक्शन मेंटेन्ड होता है, फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा क्रूजी और शिस्टोसोमा जापोनिका में। एपिजोटिक क्या होता है? एपिजोटिक होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द एनिमल। ओके, और एंजोटिक क्या होता है? एंडेमिक होती है। एक्सपोर्नोथिक होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द बर्ड्स। इसके बाद आयोट्रोजेनिक डिजीज है। ऐसे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होती है ड्यू टू प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक रेजिमेंट, जो कि इंपेयरमेंट करते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द फिजिशियन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू क्लोरोफेनिकोल है। इसके बाद चेन ऑफ इन्फेक्शन है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर पहले इन्फेक्शियस एजेंट होगा, क्लियर, और किसी रिजर्वायर में रहेगा। रिजर्वायर का मतलब है कि कोई बंदा, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल सब्सटेंस जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट रहता होता है, मल्टीप्लाई करता होता है फॉर सर्वाइवल। ठीक हो गया? और ये ट्रांसमिट हो सकता है। फिर वो पहले रिजर्वायर से बाहर निकलेगा, फिर ट्रांसमिट होगा, फिर एंटर होगा किसके? ससेप्टेबल होस्ट के, और वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक हो गया? सोर्स क्या होता है? सोर्स हमारा कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट पास होता है, पास टू द होस्ट। ठीक हो गया? तो उसको बोलते हैं सोर्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ केस क्या होते हैं? केस 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस। प्राइमरी केस क्या होता है? फर्स्ट केस ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन। जबकि इंडेक्स केस क्या होता है? फर्स्ट केस केम टू द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जबकि सेकेंडरी केस क्या होता है? डेवलपिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी केस। अब कैरियर 3 टाइप की होती है। टाइप के हिसाब से पहले देखें तो इनक्यूबेटरी कैरियर होता है, कन्वालिसेंट कैरियर होता है और हेल्दी कैरियर होता है। ड्यूरेशन के हिसाब से देखें टेम्पोरल वाला होता है। क्लियर? कहते हैं कि 5 मिलीमीटर से कम या से बराबर वाली अलविलाई तक पहुंच जाती है। ओके, क्लियर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, तो ये टेटनस की वजह से होती है। ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है टॉर्च की। टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस। कॉमन जेस्टेशनल पीरियड फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो उसको छोड़ दो, जेस्टेशन पीरियड है। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रट्टा मार लो, कॉन्जेनिटल वेरिसिला होता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस होता है, ओके, जो कि चिकन पॉक्स करवाता है, और रूबेला ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमला करते हैं। क्लियर? जो 5F है ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो आपने रट्टा मारना है कि सोफा है यानी फूड, फोमाइट है, फोमाइट के ऊपर फूड पड़ी हुई है। ओके, फूड के ऊपर फ्लाई बैठी हुई है, उसको आपने फिंगर से पकड़ा और फ्लूइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन क्या होती है? ट्रांसवेरियल का मतलब है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है इज ट्रांसमिटेड वर्टिकली फ्रॉम द इन्फेक्टेड फीमेल और हर प्रोजेनी इन द वेक्टर। ठीक हो गया? जो ट्रांसमिट होता है वर्टिकली, ट्रांसवेरियल। जबकि ट्रांसटेटिडियल का मतलब होता है एक स्टेज से लेकर दूसरी स्टेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लिम्फ का अडल्ट में कन्वर्ट होना। तो ऐसी डिजीज की ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं ट्रांसटेटिडियल ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल डिजीज विच आर कम्युनिकेबल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो कौन कौन से होती है? मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ओके, इसका निमोनिक है मकवा, पता नहीं अजीब सा निमोनिक है। मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स और वोपिंग कफ होता है। लैटेंट पीरियड क्या होता है? ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजीज इनिशिएशन टू द डिजीज डिटेक्शन है। सीरियल इंटरवल इज द टाइम ऑफ गैप बिटवीन द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी केस एंड द सेकेंडरी केस। जबकि जनरेशन टाइम इज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द रिसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय द होस्ट और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है। कम्युनिकेबल पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द इन्फेक्शियस एजेंट में बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। ठीक हो गया? तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं, जिसमें इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है एक इन्फेक्टेड पीपल से लेकर दूसरे बंदे की तरफ।
और यहाँ पे पीरियड दिए हुए इसको छोड़ देती है। इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज सेकेंडरी अटैक रेट, और प्राइमरी केस को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक्सक्लूड करना है। पीरियड ऑफ क्वारंटीन, येलो फीवर के लिए 6 दिन होता है और कॉलरा के लिए 5 दिन होता है। कॉलरा 5 दिन होता है, ठीक हो गया। इनक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे लिखिए, मीजल्स का रट्टा मान लो 10 से लेकर 14 दिन होते हैं, क्लियर। और जबकि इन तीनों का वैसे ऑलमोस्ट बराबर होता है, एक हफ्ता बढ़ा लो तो 14 से लेकर 21 हो जाएगा मीजल्स मम्प्स रूबेला का, क्लियर। येलो फीवर का तकरीबन 6 दिन होता है। कॉलरा की अगर बात करें कॉलरा का यहाँ पे दिया नहीं है, ओके। इसके बाद है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरफ चलती है। तो पहला है चिकन पॉक्स रैश। चिकन पॉक्स रैश में 3 बातें रट्टा मारनी है। नंबर 1 है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल होता है, पॉक्स है तो सेंट्रीपिटल है, वैसे पॉक्स इसमें भी आता है। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पिलियोमॉर्फिक रैश है, पिलियोमॉर्फिक है, पीटल होता है, सेंट्रीपिटल होता है, और ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस होती है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस है। स्मॉल पॉक्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है, नॉन पिलियोमॉर्फिक होता है। चिकन पॉक्स की जो लेट कॉम्प्लिकेशन है उसको शिंगल्स बोलते हैं, क्लियर। जो सेकेंडरी अटैक रेट है मीजल्स का तकरीबन 80% होता है, मतलब 80% कम्युनिकेबिलिटी होती है। इसके बाद जो कॉप्लेक्स स्पॉट होते हैं ऑन द बक्कल म्यूकोसा अपोजिट द अपर सेकंड मोलर टीथ, तो ये मीजल्स के अंदर होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल इज निमोनिया, जबकि मीजल्स इन यंग चिल्ड्रन तो वो टाइटस मीडिया करवा सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ तो वो निमोनिया की वजह से होती है, क्लियर, कॉम्प्लिकेशन वाला। जो क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है किसके अंदर नहीं होती, मीजल्स के अंदर नहीं होते, निमोनिक या पीटीएम, पोलियो के अंदर नहीं होते, पर्ट्यूसिस के अंदर नहीं होते, मीजल्स के अंदर नहीं होते। एक अटैक हो जाए मीजल्स का तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। मीजल्स के अंदर जो एज ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो 9th मंथ से लेकर 6 मंथ तक कर लिया है अगर एपिडेमिक चल रही है। तो क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट, उसमें क्या होता है, आपको डेफनेस देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलता है कैटरेक्ट देखने को मिलता है, कार्डिक मैलफॉर्मेशन देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द रूबेला इम्यूनाइजेशन है। मम्स की जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। H1N1 तो ये टाइप 1 है, ये करवाता है, स्वाइन फ्लू कराता है। आगे साइक्लिकल ट्रेंड लिखे हुए हैं, ओके, ये हमने पहले यहाँ पे भी पढ़े थे साइक्लिकल ट्रेंड, ओके, कि 7 से लेकर 10 साल को बस रट्टा मार लो। इसके बाद जो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, कहती है कि उन लोगों में नहीं लगानी चाहिए जिनको एलर्जी है चिकन एक्स से होती है, ओके। जो कैरियर्स होते हैं डिप्थीरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डीटी वैक्सीन है, डिप्थीरिया टेटनस उसको बोलते हैं। पर्ट्यूसिस को हम 100 डे कफ कहते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पर्ट्यूसिस एरिथ्रोमाइसिन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द पर्ट्यूसिस वैक्सीन, तो उसके लिए क्या होती है, नंबर 1 एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है, नंबर 2 एन्सेफेलोपैथी, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी है। कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस, तो ये रिफेम्पेसिन यूज़ करते हैं। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर जो सेकेंडरी केस होते हैं वो 72 आवर्स में आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडेक्स केस। 72 का रट्टा मार लेना। वैक्सीन ग्रुप बी मेनिंजोकोकस के लिए अवेलेबल नहीं होती। निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कोट्रीमोक्साजोल है। सीवियर निमोनिया के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन है। वेरी सीवियर निमोनिया के लिए क्लोराम्फेनिकोल है। थोड़ा फार्माकोलॉजी आ गई है। मॉन्टेक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टीबी इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम इसमें डोज देते हैं 1 TU देते हैं, ओके, ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट इन 0.1 ml, तो 1 इंटरनेशनल यूनिट की आपने देनी है, डोज देनी होती है। उसकी जो रीडिंग है 72 आवर्स के बाद देखी जाती है, और 72 आवर्स रट्टा मार लेना। ये मेनिंजोकोकल के लिए सेकेंडरी केस का पीरियड होता है। इथेनब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और ये इमरजेंस और रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो फास्ट ब्रीथिंग उस वक्त होती है जब रिस्पिरेटरी रेट 60 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है। इन चिल्ड्रन और मोर लेस देन 2 मंथ, 2 महीने से नीचे का है तो 60 से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलती है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की तरफ चलते हैं। पोलियो वायरस सीरोटाइप, ये मोस्ट कॉमन काज एपिडेमिक का, जबकि 3 वाला ये वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस करवाता है। फॉर एवरी 1 क्लिनिकल केस आपके 1000 सब क्लिनिकल केसेस आना शुरू हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस से, तो ये फीकल ओरल रूट होता है। हेपेटाइटिस बी का HBsAg, जो HBsAg इट इज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर। HBEG जो EG है ये मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी है, जबकि IgM एंटी HBC इट इज डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक हो गया, दोबारा बता देता हूँ। तो ये जो इन्फेक्टिविटी को मार्कर करने के लिए ई होता है, एस होता है एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है, और जो IgM एंटी HBC है ये डायग्नोस करती है एक्यूट हेपेटाइटिस बी को। देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी है। HEV इंटेरिकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस नॉन ए और नॉन बी होता है। ठीक हो गया। कॉलरा क्या, कॉलरा में राइस वाटर डायरिया होता है बच्चों में। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ निमोनिया, नंबर 2 डायरिया पे आती है। हेल्थ एजुकेशन इज द मोस्ट प्रोफाइलैक्टिक मेजर इन द कॉलरा। जो मैस कीमोप्रोफाइलैक्सिस आपने कॉलरा के अंदर एपिडेमिक में कभी भी नहीं करती। टाइफाइड फीवर में स्टेप लेटर पैटर्न होता है। इसके बाद टाइम ऑफ लैब डायग्नोसिस टाइफाइड, तो उसका निमोनिक है बासु। पहले क्या करते हैं, ब्लड कल्चर फिर एंटीबॉडी, जिसमें वाइटल टेस्ट आता है, फिर स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर, ये यूरिन टेस्ट करते हैं। फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोचुलिज्म, तो ये होम प्रिजर्व फूड होती है। फॉर एग्जांपल होम कैंट वेजिटेबल होती है, स्मोक्ड या पिकल्ड फिश होती है। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 8 घंटे का होता है, 1 से लेकर 8 घंटे का, क्योंकि पहले से बना बनाया टॉक्सिन है। एस्कैरिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एस्कैरिस इज अ कॉमन हेलमिंथिस इन्फेक्शन होता है। जो एग प्रोडक्शन होती है काफी हैवी होती है, तकरीबन 2,40,000 तक होती है, ओके। इसके बाद जो राउंड वार्म होते हैं
बंदों के रोब मैन ऑफ हिज फूड। ओके, विटामिन ए की डेफिशिएंसी करवा देते हैं। डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन ऑफ हैवी इन्फेक्शन ऑफ राउंडवॉर्म, तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अंडे आपको देखने को मिले पर ग्राम ऑफ फीसिस है। ड्रग ऑफ चॉइस इन राउंडवॉर्म एंड द हुकवॉर्म, तो ये कौन सी होती है? एल्बेंडाजोल होती है। हुकवॉर्म ये फार्मिंग कम्युनिटी में काफ़ी कॉमन है। हुकवॉर्म की वजह से आयरन डेफिशिएंसी नीमिया होता है और टेप फार्म का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो मैन होता है। इसके बाद आर्थ्रोपोड है। ओके, डेंगू का जो वेक्टर वर्टिस है जब टाई है, रूरल मलेरिया और अर्बन मलेरिया, इसके लिए दोनों के लिए एनाफिलीज है, लेकिन रूरल के लिए क्या होता है? कैल्सीफोसिस होता है, कुल्सीफेसिस, जबकि अर्बन के लिए क्या? स्टीफेंसी है। अर्बन के लिए क्या होता है? स्टीफेंसी, जबकि उसके लिए कुल्सीफेसिस है। क्लियर? होस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट सीवियर डिजीज। ओके, उसकी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लिखी है, इसको छोड़ देते हैं। होस्ट फैक्टर लिखे हुए हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर, ओके, ग्रेड 3, तो इसमें क्या होती है? पल्स काफ़ी वीक और रैपिड होती है। जो पल्स प्रेशर है इट इज लेस देन 20 होता है। ओके, हाई डायस्टोलिक प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, कोल्ड क्लैमिक स्किन होती है, रेस्टलेसनेस होता है, यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर की निशानियां है। येलो फीवर वायरस होता है, ये एक इट इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय कुल्सिन मॉस्किटो होती है। ओके, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, वैसे ये एडी से फैलता होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो फ्लैवी वायरस है जिसको आर्बो वायरस कहते हैं, और ये मेंबर होता है किसका? टोगा वायरस वाली फैमिली का होता है। येलो फीवर के लिए जो आपने अप्रूव्ड वैक्सीन है उसका नाम है 17D होती है, और इसका जो रिकमेंडेड वैलिडिटी है वो तकरीबन 10 साल तक होती है। येलो फीवर कंट्रोल मैयर, तो आपने क्या करना है? नंबर 1, डिस्टेंस अराउंड द एयरपोर्ट। क्लियर? तो जो डिस्टेंस अराउंड द एयरपोर्ट है फ्रॉम द एडीज, तो तकरीबन 400 मीटर तक आपने फासला रखना है। नंबर 2, ब्रेटिव इंडेक्स है, इट शुड बी लेस देन 1% इन द टाउन एंड सी पोर्ट। दोबारा बता देता हूँ, डिस्टेंस अराउंड द एयरपोर्ट शुड बी केप्ट फ्री ऑफ एडीज ब्रीडिंग। 400 मीटर का ब्रोटिव इंडेक्स यूज करना चाहिए, जिसको बोलते हैं एडीज एजिप्टाई इंडेक्स, जो कि 1% से कम होता है इन द टाउन्स एंड द सी पोर्ट। अब ब्रोटिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कंटेनर शोइंग द ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वे ओवर टोटल नंबर ऑफ हाउसेज सर्वे मल्टीप्लाई 1000, तो इसको आपने नोट कर लेना है। ओके, ऐसे कंटेनर जिसमें ब्रीडिंग है और टोटल नंबर ऑफ हाउस सर्वे है। क्लियर? इसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है, लाइक फल्सीपैरम का 12 दिन होता है, सबसे कम इसी का ही होता है। इन्फेंट पैरासाइट रेट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रीसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन, जबकि एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है, जिसमें क्या होता है? कंफर्म केसेस कितने हैं? ओके, एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स। ओके, और पॉपुलेशन अंडर द सर्विलेंस कितनी है? ठीक हो गया। जबकि एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट है, एक साल के अंदर होता है, कितने ब्लड एग्जामिन की और पॉपुलेशन अंडर द सर्विलेंस, इन सब के अंदर पॉपुलेशन अंडर द सर्विलेंस है, इसके अंदर भी पॉपुलेशन अंडर द सर्विलेंस है। ओके, अब एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स और एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, यहाँ पर एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट में स्लाइड आ जाती है, जबकि उसमें कंफर्म केस आना शुरू हो जाती है। जबकि स्लाइड पॉजिटिविटी के अंदर कितनी स्लाइड एग्जामिन की और कितनी पॉजिटिव आई है। एंटी मलेरियल जिसको आपने रोजाना लेना है वो है डॉक्सीसाइक्लिन डी से डेली है। जो फिलारिया सर्वे होता है, ये फिलारियसिस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलारियसिस के लिए ड्रग यूज करते हैं, उसका नाम है डाइथल कार्बामेजिन है। जीनो डायग्नोसिस के अंदर जो मॉस्किटो है उसको पेशेंट के बाद फीड कराते हैं और 2 हफ्ते के बाद डाइसेक्टेड करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये माइक्रो फिलारियसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जूनोसिस क्या होती है? रेबीज इज द हाइड्रोफोबिया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको बोलते हैं लाइसा वायरस। टाइप 1 बोलते हैं बुलेट शेप न्यूरोट्रॉपिक आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है। क्लियर? जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कुत्तों के अंदर 20 से लेकर 60 होता है। नेगरी बॉडीज में आती है। रेबीज जो होता है इसको कंफर्म करने के लिए एंटीजन डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ स्किन बायोप्सी, या फिर वायरस की आइसोलेशन करते हैं फ्रॉम द स्लाइवा। ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होती है। बूस्टर डोज शुड बी रिकमेंडेड ओनली जब रेबीज वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर गिर जाए 0.5 इंटरनेशनल का। ओके, ब्रूसिलोसिस बहुत सारी स्पीशीज की वजह से होती है, इसमें इंटरमीडिएट या इरेगुलर फिब्राइल अटैक होता है, इलार्ज सिप्लिन होती है। जो ह्यूमन ब्रेसिलोसिस होती है ये फार्मर्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, बुचर्स में काम होती है। ओके, ठीक हो गया। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसको छोड़ दो। अच्छा, प्लेग का जो कॉजेटिव एजेंट है वो जर्सीनिया पेस्टिस होता है, जबकि स्क्रब टाइफस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो रिकेट्सिया सुट्सु गुमोशी है। ठीक हो गया। जबकि प्लाग का जो वेक्टर है वो रेड फ्ली होता है, जिसको जीनोप्सिला चियोप्सिस कहते हैं, जीनोप्सिला चियोप्सिस बोलते हैं। जबकि एपिडेमिक टाइफस का होता है लाउस होता है, स्क्रब टाइफस का ट्रोमिकुलेट माइट होता है, काला जार का फीमेल फ्लोबिटमिन। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलती है। ट्रीटमेंट ऑफ लिशमिनियासिस, तो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट आपने यूज करनी होती है। सरफेस इन्फेक्शन और ट्राकोमा कंट्रोल में आपने जो ट्रीटमेंट है पूरी कम्युनिटी को देना है, उसको बोलते हैं मैस या ब्लैंकेट ट्रीटमेंट होता है। इसकी जो स्ट्रेटजी है वो सेफ स्ट्रेटजी है, और इसका जो मैस ट्रीटमेंट होता है ये आपने 10% प्रीवेलेंस से ज़्यादा में देना होता है। जो सेफ स्ट्रेटजी है इसमें सर्जरी, एंटीबायोटिक यूज, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ट्रैकोमा, तो इजिथ्रोमाइसिन होती है। 5 क्लासिकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया, चेनकिरॉइड होता है, लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम है, और डोनोवेनेसिस है। ओके, जो प्रोस्टिट्यूशन होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैरी करती होती है। सिफिलिस के अंदर अल्सरेशन होता है। 5C ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नंबर 1 काउंसलिंग, नंबर 2 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, नंबर 3 कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्लायंस और कंडोम यूज और करना आपने। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से इंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है, इसमें हेमिप्लीजिया, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, सीजर्स हो सकती है।
क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर नेक स्टिफनेस होती है, इसके अलावा हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर होता है। डायग्नोसिस के लिए जो पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी में 5 ओके, और इसके अलावा जो पॉसिबैसिलरी है इसमें 1 से लेकर 5 लीगन देखने को मिलती है। लेप्रोमिन्स की टेस्ट है लेप्रोसी के लिए, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। टीबी और कैपोसिस सार्कोमा ये एड्स में काफ़ी देखने को मिलती है। ओके, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स तो न्यूमोसिस्टस कैरिनी निमोनिया होता है, और पाकिस्तान के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जब स्टार्ट करनी है जब CD4 350 से कम हो जाए। एचआईवी को देखने के लिए एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, और एचआईवी का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा, रैपिड और सिंपल करते हैं। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो सबसे ज़्यादा डेथ होती है 44% सीवीएस होती है, जिसको हम IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक लिखते हैं। इसके बाद कैंसर आ जाता है, स्ट्रोक वाला। इसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ऐसा बंदा जो कि उसी वक्त मर गया है या 30 दिन के अंदर मरा है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट। 3 कॉजेज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नंबर 1 आउट मॉडेड रोड है, इग्नोरेंस ऑफ ट्रैफिक, ओके, इग्नोरेंस ऑफ रोड यूजर है, आउट मॉडेड ट्रैफिक है, या इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ होते हैं। कहते हैं कि फीमेल अच्छे ड्राइवर होती है। लीगल लिमिट ऑफ अल्कोहल तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml इतनी आनी चाहिए, या 8 ग्राम को आपने रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। ब्लाइंडनेस क्या होती है? WHO के मुताबिक बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 3/60 होती है, या इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर इन द डे लाइट एट 3 मीटर डिस्टेंस। ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होती है? रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ कैटरैक्ट है, लेकिन कैटरैक्ट का हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। विटामिन ए के 2 कैप्सूल होते हैं, ब्लू और रेड। रेड के अंदर क्या होता है? 2 लाख यूनिट होते हैं, जबकि ब्लू के अंदर 1 लाख यूनिट होता है। जो 1 लाख यूनिट है आपने इस्तेमाल करना है 6 मंथ से लेकर 1 साल तक, यानी इन्फेंट को देना है, जबकि 1 से लेकर 5 वाला आपने देनी है, रेड वाली देनी है। कैंसर, मेल के अंदर लंग कैंसर काफ़ी कॉमन है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। दोनों के अंदर ओवरऑल बात करें तो लंग कैंसर काफ़ी कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, क्लियर। इसके बाद है क्रोनिक हार्ट डिजीज। क्रोनिक हार्ट डिजीज तो WHO ने CHD क्रोनिक हार्ट डिजीज को कहा है मॉडर्न एपिडेमिक, ओके, क्लियर, या स्लो एपिडेमिक भी कहते हैं उनको। मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंगल कॉज ऑफ डेथ अमंग द मेन तो ये CHD होती है, और CHD एसोसिएटेड होती है LDL कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को आपने देखना होता है, क्लियर। जो कोलेस्ट्रॉल है, ओके, तो जो 200 से अगर ज़्यादा हो तो वो है, जबकि HDL 30 मिलीग्राम ये प्रोटेक्टिव होता है। और जो क्लिनिकल गोल है हमारा कोलेस्ट्रॉल ओवर HDL रेशियो, तो 3.5 से कम आनी चाहिए। WHO रिकमेंडेड चेंजेस फॉर CHD तो आपने जो फैट इंटेक है वो 20 लेकर 30 तक कर देनी है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट को आपने 7% से भी कम कर देना, कोलेस्ट्रॉल को 200 से भी नीचे कर देना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करनी है, साल्ट इंटेक को 5 ग्राम से भी कम कर देना है। अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। सिस्टोलिक इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ CHD एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस है, तो डायबिटीज मेलाइटस के लिए 3 टाइप यहाँ पे लिखी है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। इसके बाद है एविडेंस ऑफ लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर एंड द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस कन्विंसिंग है, वॉलंटरी वेट लॉस, फिजिकल एक्टिविटी। इसके बाद नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड की वजह से क्या हो सकता है? 3 फैटी एसिड है, और इसको वैसे छोड़ दो। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस HLA DR3 DR4, इसके अलावा HLA B8 और B15 की वजह से होती है। नॉन इंसुलिन स्पीशीज पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लेवल लिखे हैं फास्टिंग के और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज के, OGTT भी बोलती है, रैंडम वगैरह भी कर लो उसको। तो 126 अगर है तो डायबिटीज़ है, अगर 1 ठीक हो गया, 126 से ज़्यादा है, क्लियर। इन्होंने फजूल टेबल बनाया हुआ मुझे लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है 70 से ज़्यादा, और लो होता है 55 तक होता है। हाइपरटेंशन होता है, कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होती है। हाइपरटेंशन को आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज भी कहते हैं। इसमें रूल ऑफ हाफ अप्लाई होता है। रूल ऑफ हाफ का मतलब हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट इन द पॉपुलेशन आर अवेयर, यानी डेवलप कंट्री के अंदर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो आर अवेयर ऑफ देयर कंडीशन, ओनली हाफ ऑफ द कंट्री आर अवेयर ऑफ द कंडीशन ओनली, ओके, और ओनली हाफ ऑफ दोस्त जो कि अवेयर हाइपरटेंशन से वो ट्रीटेड है, और जो अवेयर है उनको एडिक्वेटली ठीक किया गया है। ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होता है कि अगर ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल उसको फॉलो अप किया गया फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट लाइफ तक आपने फॉलो किया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल वर फॉलोड अप ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू द अडल्ट लाइफ। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड प्रेशर इनिशियली क्या था? हाई था, तो वो नॉर्मल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, या सेम ट्रैक के अंदर आना शुरू कर देंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद हाइपरटेंशन की ग्रेडिंग दी हुई है, इसको देख लेना। ओबेसिटी हाइपरप्लास्टिक या हाइपरट्रॉफिक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एडिपोज टिश्यू है। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए नंबर 1 BMI या क्वार्टिलेट इंडेक्स होता है, जबकि दूसरा ब्रोकास है। ब्रोकास के अंदर हाइट इन सेंटीमीटर लेते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हाइट इन मीटर स्क्वायर आना चाहिए था, हाइट इन सेंटीमीटर -100 यूज़ करते हैं। जबकि पॉन्डुरल इंडेक्स क्या होता है? पॉन्डुरल में हाइट इन सेंटीमीटर ओवर वेट इन केजी है, बस उसका उलट कर दिया इन्होंने, ठीक हो गया, और यहाँ पावर क्यूब ले लिया है। लोरेंट्ज फार्मूला के अंदर क्या है? हाइट इन सेंटीमीटर -100 माइनस ये चीज़ दी हुई है।
ओके, जो प्रोटीन कंटेंट होता है, कहते हैं कि ओवरवेट में प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है, जबकि जो ओबीज होता है इसमें फैटी कंटेंट बढ़ जाता है। 4 साइट्स आपने लेनी है फॉर ओबेसिटी असेसमेंट, तो वो कौन सी 4 साइट्स है? नंबर 1 मिड ट्राइसेप्स लेना है, बाइसेप्स लेना है, आपने सबस्कैपुलर रीजन लेना है और सुप्रा इलियक रीजन लेना होता है। ओके, अगर इनका सम 50 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी है, गर्ल्स के अंदर और मेल्स के अंदर 40 तक होती है। सिंगल बेस्ट मेजरमेंट साइट ऑफ स्किन फॉर थिकनेस, तो वो मिड ट्राइसेप होती है, 18 होती है बॉयज़ में, और 32 हो जाए तो वो गर्ल्स में ओबेसिटी बता देती है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीडियन वेट फॉर एज, तो ये होते हैं हमारे ओबेसिटी के लिए होता है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीडियन वेट फॉर एज होता है। बाकी कैटेगरी दी हुई है, इसको देख लेना। रूमेटिक फीवर होता है, ये इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट की वजह से होता है। बाय ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एम की वजह से होता है। जो मोस्ट कार्डिक लेजन होती है, अडल्ट में स्टेनोसिस होती है, बच्चों में रिगर्जिटेशन होती है। ईसीजी के अंदर आपको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? जोन्स क्राइटेरिया से करोगे, और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होती है। जोन्स में क्या-क्या चीज़ें आती है? जोन्स के अंदर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आती है, हार्ट की प्रॉब्लम है जिसको पेनकार्डाइटिस बोलते हैं। ओके, क्लियर? इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। एन से क्या होगा? नोड्यूल होगा। इस एरिथेमा मार्जिनेटम ऐसा सिडेनहैम कोरिया कार्डाइटिस होता है। 2 मेजर या 1 मेजर और 2 माइनर, और प्रीवियस एविडेंस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये आपको डायग्नोसिस के लिए चाहिए। अब रूमेटिक फीवर की आपने प्रिवेंशन करनी है, तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या यूज़ करोगे? बेंज़ोथिन, बेंज़ाइल पेनिसिलिन यूज़ करोगे। प्राइमरी के अंदर डिफरेंट है, सेकेंडरी के अंदर डिफरेंट है। प्राइमरी के अंदर आप सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर देते हो, अडल्ट में 1.2 मिलियन यूनिट होता है, जबकि बच्चों में इससे हाफ होता है। सेकेंडरी के अंदर 4 वीक इंटरवल दोगे, ओके, फॉर 5 ईयर, या 18 से लेकर 21 साल तक दोगे। ठीक हो गया? ये डोज सबके अंदर, दोनों के अंदर सेम है। स्ट्रोक कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रोक को हम एपोप्लेक्सी भी कहते हैं। रैपिडली क्लिनिकल साइन ऑफ लोकल और ग्लोबल सेरेब्रल डिसफंक्शन मोर देन 24 आवर्स और लीडिंग टू द डेथ विदाउट एनी पेरेंट कॉज अदर देन वैस्कुलर ऑरिजिन है। ओके, पाकिस्तान के अंदर 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है, पूरी दुनिया में 2500 तक होती है। ओके, जो मोर्टेलिटी होती है ये होती है 1.9 ओवर 1 लाख होती है। पीक इंसिडेंस जून से लेकर अगस्त तक होता है, ड्यू टू द मॉनसून सीजन होता है। वीनम ऑफ कोबरा, कोबरा क्रिएट क्या होती है? न्यूरोटॉक्सिक होती है। वाइपर हमारा वैस्कुलर टॉक्सिक होता है, और न्यूरोटॉक्सिक की वजह से टॉसिस, डिस्फेजिया, ओके, डिप्लोपिया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। लेपर्ड्स के अंदर जो कोबरा और क्रिएट के अंदर कोलिनेस्ट्रेस होता है, थ्रोम्बोप्लाज्म वाइपर के अंदर होता है, जबकि सी स्नेक में क्या होता है? हाइपरक्लीमिया और ईसीजी देखने को मिलता है। तो सी एंटीवीनम फॉर स्नेक बाइट, तो 0.1 ml टेस्ट डोज होती है, 20 से लेकर 50, ये डाइल्यूटेड इन 5 टाइम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होती है। इंट्रावेनस देनी है एट रेट ऑफ 15 ड्रॉप पर मिनट। ओके, क्लियर? जो स्टेप वाइज अप्रोच है फॉर क्रोनिक डिजीज रिस्क फैक्टर, तो उसमें क्या आता है? बिहेवियर, बिहेवियर, फिजिकल और बायोकेमिकल। इसके बाद इम्यूनोलॉजी और स्क्रीनिंग को स्टार्ट करती है। ओके, एटीन्यूएशन का मतलब है कि आपने पैथोजेनिसिटी और विजिलेंसी को कम कर दिया, लेकिन एंटीजेनिसिटी को मेंटेन कर दिया है। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा दोनों के दोनों एंटीबॉडी है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन इंसानों से लेती है, एंटीसीरा जानवरों से लेती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन ट्रांसफर टू द न्यू बॉर्न, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल शील्ड है। ओके, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आईजीए पहले प्रोड्यूस होती है। एंटीजेनिक डोज आईजीजी के लिए 50 टाइम्स ज़्यादा होती है। ओके, ठीक हो गया? एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी के अंदर करते हैं, रेबीज के अंदर करते हैं। हेप्टेन का 8000 से कम मॉलिक्यूलर वेट होता है। इनोकुलेशन इज डन फॉर वैक्सीन गिवन पार एंटीरैली है। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। केस रिप्रोडक्टिव नंबर का मतलब है कि कितने ह्यूमन बीइंग सिंगल इन्फेक्टेड एनिमल से बीमार हो गया। ठीक हो गया? या एवरेज नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्टेड एनिमल। हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इम्यून इंडिविजुअल in the population above which a disease may no longer persist. This is the herd immunity threshold. Clear? Herd immunity does not protect in case of tetanus. tetanus में कोई काम नहीं करती। इसके बाद देख लेते हैं herd immunity. herd immunity किन किन डिजीज में अचीव करते हैं? इसका निमोनिक है DMP, डिप्थीरिया, मीजल्स और पोलियोमाइलाइटिस है। पोलीवेलेंट ऐसी वैक्सीन के लिए दिया जाता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेन से बनाई जाती है ऑफ सेम स्पीशी। क्लियर? तो जो पॉलीवैलेंट होती है ऐसी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करती है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेन से ली जाती है। इसके बाद जो MMR वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, तो इनमें क्या होता है? इसमें नियोमाइसिन का 25 माइक्रोग्राम से इतना डोज आपको देखने को मिलती है। कॉमनली यूज एडजुवेंट इन द वैक्सीन, तो जो एल्यूमिनियम साल्ट है ये एडजुवेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। हाफ लाइफ ऑफ IgM एंटीबॉडी, तो ये 7 डेज होती है। नॉर्मल ह्यूमन IgG। ओके, इसके बाद यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी हुई है, तो ये फजूल बातें याद भी नहीं होना, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है आपको करने का। इसके बाद हम BCG की तरफ आते हैं। BCG वैक्सीन, अच्छा, वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो कहते हैं कि तमाम लाइव वैक्सीन ही देनी सिवाय येलो फीवर के, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती। क्लियर? और वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस या OPV की वजह से होता है। क्लियर? BCG वैक्सीनेशन की तरफ आ जाते हैं, तो WHO रिकमेंडेड स्ट्रेन है, उसको बोलते हैं दानिश 1331। ओके, ये माइक्रोबैक्टीरियम बॉविस से निकाली जाती है। BCG क्या है? लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। ओके, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 0.1 मिलीग्राम, इधर 0.1 ml होती है, 0.1 मिलीग्राम फॉर ऑल एजेस होती है। जो मीजल वैक्सीन है, इसका जो रूट होता है सबकुटेनियस रूट से दी जाती है। क्लियर? इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है 7 डेज तक होता है, और कहती है कि 2
सक्सेसफुल डोसेज के दरमियान 6 मंथ का गैप होना चाहिए, 9th मंथ के बाद 15 मंथ का। डोज 0.5 ml होती है और कोल्ड चेन टेम्परेचर इसका होता है +2 से लेकर +8। पोलियो की आगे दो होती है, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी क्या होती है, साबुन होती है लाइव एटीन्यूएटेड। आईपीवी क्या होती है, किल्ड फॉर्मुलाइज्ड वैक्सीन होती है। ओपीवी बहुत सिस्टमिक और लोकल इम्यूनिटी को इंड्यूस करती है। इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डायरिया के अंदर नहीं देना या एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज ऑफ टॉन्सिलेक्टमीज में कभी भी नहीं देना। चिकन पॉक्स की तरफ आ जाती है, द ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन इज अबाउट 6 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। जबकि मीजल्स में जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन इज अ 3rd डे ऑफ रैश। जबकि चिकन पॉक्स के अंदर आपने क्या 6 डेज का या पूरे हफ्ते का वेट करना होता है। रुबैला के लिए R827/3 वैक्सीन यूज करती है। येलो फीवर वैक्सीन के लिए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, 17D वाली होती है। उसका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए चाहिए होता है, 10 साल तक काम करता होता है। क्लियर। कहती है कि रिएक्शन टू द परट्यूसिस वैक्सीन तो क्या होती है, सीजर हो सकती है। रिएक्शन टू द टेटनस टॉक्सोइड तो ये ब्रेकियल न्यूराइटिस हो सकता है। कॉन्ट्राडिकेशन ऑफ येलो फीवर वैक्सीन इज एग एलर्जी है। परट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन की वजह से एपिलेप्सी हो सकता है। ओके, जो टेम्परेचर होता है +2 से लेकर +8 के दरमियान में होता है। वीवीएम क्या होता है, वैक्सीन वाल मॉनिटर होता है। ये वैक्सीन की पोटेंसी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है और ये क्या मेजर करता है, कोमुलेटिव हीट एक्सपोजर। ठीक हो गया। जो ओपन वाइल पॉलिसी होती है, ये डीपीटी टीटी इन पे अप्लाई होती है, कहते हैं। ठीक हो गया। अब डब्ल्यूएचओ ग्रेडिंग ऑफ वीवीएम है ओपीवी के अंदर, तो वो कलर चेंजेस पे डिपेंड करती है। क्लियर। जो इनर स्क्वायर होता है और आउटर सर्कल होता है, इनर स्क्वायर चेंज इस कलर, जो सर्कल होता है रिमेन ब्लू। तो जो अगर व्हाइट है लाइट ब्लू है, इसको यूज कर सकते हैं। अगर ब्लू हो गया है इनर स्क्वायर का कलर, ठीक हो गया, पर्पल हो गया, तो कभी भी आपने यूज नहीं करना। बेस्ड ऑन वीवीएम, तो जो ओपीवी है इस यूजेबल अप टू ग्रेड 2 है। ठीक हो गया। ओके, वैक्सीन जिनको कोल्ड में रखना है लेकिन कभी भी फ्रीज नहीं करना, तो उसमें कौन कौन सी है, टाइफाइड है, डीडी है, क्लियर, टीटी है, डायल्यूमेंट आ जाती है। ड्राइड वैक्सीन कौन कौन सी है, ड्राइड वैक्सीन के अंदर कौन सी आती है, हमारे पीएम, इसको रट्टा मारना है बीएमपे, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है। बीसीजी मीजल्स और पोलियो वैक्सीन सेंसिटिव टू द लाइट, तो कौन कौन सी है, बीसीजी आ जाती है, मीजल्स आ जाती है, एमआर आ जाती है, एमएमआर आ जाती है, इसके अलावा रुबेला आ जाती है। डिजीज अंडर सर्विलेंस बाय डब्ल्यूएचओ, तो कौन कौन से डिजीज अंडर सर्विलेंस बाय डब्ल्यूएचओ, तो ये होते हैं लाउस बॉर्न टाइफस फीवर है। इसके बाद टोटल 9 डिजीज है ईपीआई पाकिस्तान के अंदर। डीबीटी वैक्सीन के अंदर डीओटी क्या है, टॉक्साइड है, पी क्या, परट्यूसिस क्या, किल्ड वैक्सीन होती है। बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल से नीचे बच्चे डीपीटी देते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स ओनली डीटी, क्योंकि परट्यूसिस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम करा देती है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रेट्स हम यूज करते हैं एज एडजुवेंट होता है, ये इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देता है। तो हमने पहले एल्यूमिनियम साल्ट पढ़ा था, तो एल्यूमिनियम साल्ट के अंदर एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और वैक्सीनेशन बिफोर मैरिज, तो वैक्सीनेशन बिफोर मैरिज और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर क्या क्या है, HRT, हर्ट है, हर्ट। क्लियर। और इसके अलावा जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, ये एचबीवी, रेबीज के लिए, टेटनस के लिए करते हैं। वॉइल के अंदर क्या होता है, मोर देन 1 डोसेज ऑफ वैक्सीन होती है, जबकि एम्प्यूल के अंदर सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन होती है। ओरल लाइव वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड, इसको बोलते हैं वीवी टॉफी बोलते हैं। ओके, ट्रैवलिंग वैक्सीन कौन कौन सी है, बीसीजी या येलो फीवर की है, पोलियो की है, मेनिंजोकोकल की है। मेनिंजोकोकल वाली सऊदी अरेबिया के लिए की जाती है, इसके अलावा पोलियो वाली भी इन्हीं के लिए की जाती है। 3 इंजेक्शन लगाते हैं पेंटा के, तो ये बराबर होते हैं 2 इंजेक्शन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज, दैट इज वाई ओनली 3 और 4th और 5 डोजेज आर रिक्वायर्ड। 3 इंजेक्शन ऑफ पेंटा आर कंसिडर्ड इक्वल टू द 2 इंजेक्शन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज। ठीक हो गया। डिजीज दैट शुड बी नोटिफाइड टू द डब्ल्यूएचओ, तो कौन कौन से है, सीपीवाई है। ओके, कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर होता है। स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं, द सर्च ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मीन ऑफ रैपिडली टेस्ट और एग्जामिनेशन इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। स्क्रीनिंग 2 टाइप की होती है, प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्पेक्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव वाली बंदे अपने फायदे के लिए करते हैं, प्रोस्पेक्टिव वाले दूसरों के फायदों के लिए करते हैं, डिजीज के कंट्रोल के लिए करते हैं। स्क्रीनिंग को मुझे 3 में डिवाइड करते हैं, हाई रिस्क स्क्रीनिंग या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, मल्टीफेस स्क्रीनिंग होती है, मैस स्क्रीनिंग होती है। क्लियर। कहती है कि ये उन लोगों में करना चाहिए जो उनमें क्या होता है, अपेरेंटली हेल्दी होती है। क्लियर। कहती है कि देयर इज अ कंसीडरेबल टाइम लैग बिटवीन द डिजीज ऑनसेट और यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। तो लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इज एडवांटेज गेन बाय स्क्रीनिंग, यानी इट इज अ पीरियड बिटवीन, ये पीरियड होता है बिटवीन द डायग्नोसिस बाय अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस बाय अदर मीन। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कौन सा क्राइटेरिया आना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आना चाहिए। प्री सीएन क्या होता है, प्री सीएन क्या होता है, प्री सीएन रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और इसको बोलते हैं हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बोलते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू टू इट्स नॉर्मल वैल्यू। क्लियर। जो क्राइटेरिया वैलिडिटी है, ओके, जो क्राइटेरिया वैलिडिटी इज अ बेस्ट मेजर ऑफ वैलिडिटी होता है, इसको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। जो पीपीवी है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर 1 सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रीवेलेंस पर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सारे फार्मूले उनको देख लेना। अच्छा, लाइकलीहुड रेशियो है, तो ये सेंसिटिविटी हो गया 1 माइनस स्पेसिफिसिटी आ जाएगा। यील्ड क्या होता है, यील्ड इज अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज जो कि डायग्नोस हो एज रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग। इसके बाद सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मजीद 2 में 4 में डिवाइड करते हैं, सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड है। नॉन प्रोबेबिलिटी को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, एक्सीडेंटल, पर्पसिव, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको कॉन्फिडेंशियल या नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। बस मेथड ऑफ सैम्पलिंग तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम होता है, और जो सैंपल इंटरवल होता है सिस्टमैटिक रैंडम के
के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सैंपल साइज कितना है, और यहाँ पे आप इंटरवल मालूम करोगे। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, इज द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ से आपने लिया है उनके जो मेंबर्स हैं उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद बायोस्टैट है। बायोस्टैट में टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल भी कहते हैं। क्वालिटेटिव को मुझे दो में डिवाइड करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्लियर। जबकि क्वांटिटेटिव को मुझे दो में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रुप, अनग्रुप डाटा होता है। वेरिएबल ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। कंटीन्यूअस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिसके बहुत सारी वैल्यूज होती है, ओके, और वैल्यूज के दरमियान में भी वैल्यूज होती है। क्लियर। डाइकोटोमस का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जिसके दो पॉसिबल वैल्यू है। क्वालिटेटिव डाटा को देखने के लिए बार डायग्राम यूज करते हैं, पाई या सेक्टर डायग्राम यूज करते हैं, पिक्टोग्राम या पिक्चर डायग्राम यूज करते हैं, मैप डायग्राम जिसको स्पॉट मैप को यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव को देखने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व आ जाती है, हिस्टोग्राम आ जाती है, इसके अलावा लाइन चार्ट आ जाता है, क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम और गिफ, ये चीजें आ जाती है। हिस्टोग्राम इज हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, जब बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल एट द हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। क्लियर। जो लाइन चार्ट है या ग्राफ होता है, ये ट्रेंड ऑफ इवेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रेंड ऑफ इवेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि स्कैटर डायग्राम होती है, ये रिलेशनशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्कैटर या डॉट डायग्राम होती है। पाई या सेक्टर डायग्राम क्या होता है, इसमें जो कैटेगरीज होती है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, उनका टोटल क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मैंने स्टैटिकल डाटा रेफर टू द जियोग्राफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, तो उसको शेडेड मैप से या डॉट मैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। जियोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलती है, और डाटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल बोलती है। जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा होगा उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, नैरो होगा, और जितना ज़्यादा क्या होगा, एस टी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, उतना ज़्यादा नैरो होगा। यानी सैंपल साइज को बढ़ाना है, एस टी को आपने कम करना है। ठीक हो गया। क्लियर। फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज मालूम कर लोगे आप, क्लास इंटरवल कैसे मालूम करोगे, रेंज आपकी आ जाएगी, और डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स आपने करने हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो साइज होता है लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ कंसेक्टिव क्लास कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक हो गया। ओके, या क्लास इंटरवल भी कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता हूँ। इन्यूमरेशन मेथड ऑफ सेंसस पाकिस्तान में की जाती है, क्वेश्चन ये वाला इंग्लैंड में किया जाता है, पाकिस्तान में लेटेस्ट सेंसस हुई थी 2017 में हुई थी, लेकिन 1998 में भी हुई थी। स्टेज ऑफ सेंसस में प्री इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन, पोस्ट इन्यूमरेशन आता है। क्लियर। इसके बाद मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पीटी नॉट हो, P1 है। ओके, इनको देख लेना आप। ओके। इसके बाद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें कौन कौन से मेजर्स होती है। नंबर 1 मीन, मीडियन, मोड होता है। मीन सैंपल के लिए एक्स बार है, पॉपुलेशन के लिए म्यू होता है। मोस्ट अफेक्टेड वैल्यू मीन होती है, लीस्ट अफेक्टेड मोड होती है, मोस्ट प्रेफरेबल मीडियन होती है। फिर इनके वैल्यूज हैं, तो इनको देख लेना आप। ओके। इसके बाद है कि अगर कहने का मतलब है कि मीन, मीडियन, मोड, अगर मीन सबसे बड़ा है, कहने का तो मीन सबसे बड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट या पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर। राइट साइड पे चला जाता है, और लेफ्ट साइड पे चला जाता है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज मालूम कर लोगे, मीन डेविएशन मालूम कर लोगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर 30 से कम है तो हम n-1 करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इसके अलावा वन स्टैंडर्ड डेविएशन 68.3 एरिया को कवर करती है, 95.4 ये होता है हमारा, 2 वाला और 3 वाला 99.7 होता है। क्लियर। ठीक हो गया। और जो मीनिंग होता है इसको आपने हमेशा कंपेयर करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसटी ओवर मीन आ जाएगा। क्लियर। Chi-square test that is used to test the significance of association between the two or more qualitative variable होता है। 2/2 कंडेंसेट टेबल यूज करते हैं, क्लियर, फार्मूला वगैरह है। और 0.05 की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए Chi-square टेस्ट की वैल्यू कितनी होती है, 3.8 होती है। क्लियर। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सपोज हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है 10 आई है। ओके। ठीक हो गया। तो अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, उसका मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी ज़्यादा आई है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज फाल्स है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ट्रू है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड एरर की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड एरर इज अ मेजर व्हिच हेल्प्स टू जज, हमें ये पता लगता है कि हमारा मीन इस इन कॉन्फिडेंस इंटरवल में है, यानी टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 1 एरर का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस ठीक है लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर। और अगर नल हाइप और टाइप 2 एरर का मतलब जिसको बीटा एरर कहते हैं, टाइप 1 वाला सीवियर होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर्स को शो करने के लिए पी वैल्यू दी जाती है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n आ जाता है। ओके। फिर इनकी वैल्यूज है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, x माइनस पॉपुलेशन है। ओके। अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो टी वाला यूज करेगा, 30 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला यूज करेंगे। ओके। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती और 1 से एक्सीड नहीं करती। डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर पहले फर्टिलिटी होती है, पहले फर्टाइल होगी, फिर शादी होगी, फिर आप माइग्रेट करोगे, सोशल मोबिलिटी या मोर्टेलिटी, ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान इज अ 5th, लेकिन अब छठा बन चुका है।
ओके। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम के लिए 70 ओवर ग्रोथ रेट होता है, ठीक हो गया। पाकिस्तान का 47 और वर्ल्ड का कितना है 63 होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, पता नहीं अजीब फार्मूला है। इसके बाद क्रूड बर्थ रेट का फार्मूला है, इनके फार्मूले देख लेना। बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन एग्जाम में आती है। PT1 इज इक्वल टू PT नॉट ऑफ नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट माइग्रेशन। नेचुरल इंक्रीज क्या होती है, बर्थ माइनस डेथ ओवर इमाइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन होता है। ओके। एंड पॉपुलेशन इन बिटवीन द सेंसस ईयर, तो द पॉपुलेशन इन बिटवीन द सेंसस ईयर फ्यूचर पॉपुलेशन इज इक्वल टू PT नॉट प्लस 1 प्लस आर। ओके, 1 प्लस आर ओ, क्लियर। और इसकी पावर क्या होती है, डेल टी होती है, डेल टी होती है, या इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिटरेट पर्सन क्या होता है, जो कि 10 साल का होता है, वैसे 7 साल से ऊपर का होता है। पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट 3.57 है। फिर अक्रूड ये इनके फार्मूले हैं, इनको देख लेना। ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, डबल हिस्टोग्राम होता है, इसकी डिफरेंट टाइप होती है, ट्रायंगुलर, बीहीव और रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि जो ब्रॉड बेस है, ओके, बेस के ब्रॉड है, डेवलपिंग कंट्री में होता है। बीहीव का मतलब है कि सेंटर वाला एरिया ब्रॉड होता है, लाइक इन लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन लाइक सिंगापुर है। जबकि डेवलप्ड के अंदर रेक्टेंगुलर होता है, इसमें स्टेशनरी होता है, इसमें क्या होता है आपका स्टेशनरी खड़ा हुआ होता है, क्लियर। तो ये डेवलप कंट्री में लाइक यूके में होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो की तरफ चलते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो में क्या होता है, ऊपर 15 से नीचे और 65 से ज़्यादा वाले इसके बराबर वाले आते हैं, और नीचे 15 से लेकर 64 वाले आती है। और पाकिस्तान के अंदर 67 निकलती है। सेक्स रेशियो मेल ओवर फीमेल आ जाती है, किसके अंदर, ठीक हो गया ना, इन होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में फीमेल्स की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस है। डेमोग्राफी के जो ट्रांजिशन स्टेजेस है 1 2 3 है। 1 में क्या आता है, ओल्ड बैलेंस आएगा, फिर ओल्ड के बाद क्या आएगा, न्यू बैलेंस आएगा। ओके, ONE से टर्म्स होते हैं, ONE1। तो ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस। ओल्ड में क्या होता है, ओल्ड और न्यू बैलेंस में क्या होगा, ओल्ड में हाई होता है दोनों चीज़ें, हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी, उसमें लो फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी, और इसमें क्या आ जाएगा, लो हाई फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी आ जाएगा। पाकिस्तान स्टेज 3 के अंदर इम्बैलेंस वाली स्टेज के अंदर है, ठीक है। डेमोग्राफी के पाकिस्तान रेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर होता है, जबकि जर्मनी स्टेज नंबर 5 में होता है। डेमोग्राफिक ट्रैप का मतलब है स्ट्रक इनटू द स्टेज ऑफ इम्बैलेंस है, ठीक हो गया। डेमोग्राफिक ट्रैप को तो बता दिया। पॉपुलेशन मोमेंटम के पॉपुलेशन मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट है, जो कि पॉपुलेशन 191 है, ग्रोथ रेट 1.49 है, उसको रट्टा मार लेना। पॉपुलेशन मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्री है। वाइटल इंडेक्स मालूम कर लो कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ ओवर डेथ रेट आ जाती है, क्लियर। पॉपुलेशन कितनी है, इसको रट्टा मार लो। डेंसिटी 618 पता नहीं क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर जो कि मेड यूनिवर्सली accessible to the individual and families in a community by means acceptable to them through their full participation and at a cost that community can afford, ठीक हो गया। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ के, तो उसका निमोनिक एलिमेंट है। ई से क्या होता है, एजुकेशन कंसर्निंग द हेल्थ प्रॉब्लम एंड द कंट्रोल। एल से क्या होगा, लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, एक और ई है तो इसेंशियल ड्रग आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद एम से MCH आ जाएगा, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। ई से BI आ जाएगा। फिर इसके बाद एन से न्यूट्रिशन एंड द प्रॉपर फूड सप्लाई आ जाएगा। टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज और इंजरी। एस फॉर सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है। प्रिंसिपल के अंदर 4 प्रिंसिपल होते हैं, इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर 4 ही होती है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, सारे स्टेजेस के अंदर पार्टिसिपेशन करवानी है। हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000, तो ये होता है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, ये 1978 के अंदर था। इसका जो की फीचर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर BHU RSC, सेकेंडरी में THQ DHQ आ जाएगा, टर्शियरी में टीचिंग हॉस्पिटल आ जाएगा। 5 से लेकर 10 BHU RSC से लिंक्ड होते हैं और एक RHC THQ से लिंक्ड होता है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी RSC लेवल पे की जाती है। सिलेक्टिव अप्रोच के अंदर मीजल्स और DPT की वैक्सीनेशन है 6 मंथ से ऊपर वाले को लगाई जाती है। यूनिसेफ ने GoBFF बनाया, G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन है, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन, फीमेल न्यूट्रिशन या फूड सप्लीमेंटेशन आ जाता है। हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन करवानी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोफेशन है, क्लियर। फिर इसके बाद इक्विटी, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा, उसको छोड़ देती है। एनवायरनमेंट 3 टाइप का होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल है। पानी का जो यूसेज है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, डोमेस्टिक, सॉरी, इंडस्ट्रियल और फिर डोमेस्टिक आ जाता है। बेसिक जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है 2 लीटर पर हेड होता है। ओके, और डेली सप्लाई इतनी आनी चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होती है 150 से लेकर 200 लीटर तक आनी चाहिए, पर कैपिटा आना चाहिए। तो सेफ यील्ड है, सेफ यील्ड का मतलब ऐसे यील्ड है जो कि 95% ऑफ ईयर के लिए होती है। यील्ड दैट इज एडिक्वेट फॉर 95% ऑफ द ईयर। जो वाटर है वो पोर्टेबल हो सकता है। पोर्टेबल यानी सेफ और होलसम है, क्लीन है, पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड होता है। वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, वाटर के 3 सोर्सेज, रेन, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। जो रेन होता है उसकी वजह से सरफेस वाटर होता है। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन द नेचर होता है। जो गैसियस सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर से कंबाइन करती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनती है, एसिड रेन बन जाती है। ग्राउंड वाटर 2 चीज़ों से निकालेंगे, W से रट्टा मार सकते हैं। ओके, कहाँ से निकालोगे आप, वेल से और स्प्रिंग से, दोनों को 2 में डिवाइड करते हैं। शैलो डीप वाला होता है। जो शैलो वेल या शैलो स्प्रिंग होती है ये आपको कांस्टेंट सप्लाई नहीं प्रोवाइड करती, यानी समर में सूख जाते हैं। जो डीप वाले होते हैं ये आपके कंटिन्यूअस सोर्स होते हैं। डीप वेल, ऐसा वेल जिसमें वाटर राइजेस अबव द ग्राउंड लेवल, ऐसा वेल जिसमें वाटर राइजेस अबव द ग्राउंड लेवल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिसियन वेल होता है। जो सैनिटरी वेल होता है शुड नॉट बी 15 मीटर पर
50 फीट फ्रॉम द लाइकली सोर्स, ठीक हो गया, 15 मीटर का फासला होना चाहिए था। एरिया विद इन द 15 मीटर ऑफ ट्यूबवेल, उसको कंटामिनेशन से आपने सेव रखना होता है। इसका जो वॉल्यूम ऑफ वेल वाटर इसका पाई डी स्क्वायर ओवर एच से मालूम कर सकते हैं। ऑप्टिमम पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर तो 10 से लेकर 14 दिन का होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड 1 मिलीग्राम तो डेंटल कैरियर्स को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे 0.5 से लेकर 0.8 होता है। फिर इसके बाद WHO रिसेंट क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर है, ये क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए, जबकि ये सेफ वाटर सप्लाई के लिए। सेफ वाटर सप्लाई को पढ़ लेते हैं। नॉट मोर देन 5% सैंपल शुड हैव कंटेन कोलीफॉर्म पर 100 ml ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर है। इसके बाद है कि नो सैंपल शुड कंटेन नो प्रेजेंस ऑफ इक्वलाई, नो सैंपल शुड कंटेन 3 मोर देन 3 कोलीफॉर्म आना चाहिए। कोलीफॉर्म शुड नॉट बी डिटेक्टेड इन 100 ml इन 2 कंसेक्टिव आना चाहिए। जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है ये रिसेंट को बताते हैं, जबकि कोलोस्ट्रीडियम परफेरेंसिस है ये रिमोट वाटर कंटेमिनेशन को बताता है। हाई नाइट्रेट कंटेंट की वजह से मेथिमोग्लोबिनीमिया हो सकता है। जो प्लेसेंटल ट्रांसफर लेट का 12वें हफ्ते में हो सकता है। वाटर की जो हार्डनेस है उसको दो में डिवाइड करते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, जबकि उसके अंदर क्या होता है, सल्फर और सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है, नाइट्रेट होते हैं। 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ लीटर हार्डनेस किसके बराबर होती है, 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस, तो वाटर की हार्डनेस क्या होती है, 4 टाइप की होती है। सॉफ्ट है, मॉडरेट है, हार्ड वाटर, वेरी हार्ड वाटर है। तो आपने रट्टा माना 6 से रट्टा माना, 1 से लेकर 3 होगा तो वो मॉडरेट होगा। हार्ड वाटर 3 से लेकर 6 होता है और 6 से ज़्यादा होता है। क्लियर, ठीक हो गया। बाकी आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो सॉफ्टनिंग होती है वो आपने किस पे करनी है, किस लेवल पे करनी है, मोर देन 3 पे करनी है, यानी हार्ड वाटर पे करनी है। क्लियर। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए मेथड क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए BSC बॉइलिंग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, क्लार्क मेथड है जिसमें लाइम ऐड करते हैं, लास्ट में परम्यूटेड मेथड है जिसको बेस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। क्लार्क मेथड में क्या करते हैं, हम लाइम ऐड करते हैं फॉर एवरी 700 गैलन ऑफ वाटर फॉर ईच डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक हो गया। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वही आखिरी दो मेथड है। वाटर की हार्डनेस और सीवियस डिजीज, इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर। फ्लोराइड इज वन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट जो कि वाटर सप्लाई में मौजूद होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल का जो निमोनिक ऑफ FSC है, फिल्ट्रेशन आता है, स्लो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। एज फॉर स्टोरेज, सेडिमेंटेशन है, स्टोरेज नेचुरल है, सेडिमेंटेशन में आप 35 मिलीग्राम पर लीटर एलुम ऐड करके क्लोरिनेशन में क्लोरीन गैस पर क्लोरोन और क्लोरामीन यूज करते हैं। क्लियर। डिसइंफेक्टिंग लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर विद अ क्लोरीन गैस, ओके क्लियर। इसके बाद है कि डिसइंफेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद अ क्लोरीन गैस, ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस होती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, ये काफ़ी सस्ती होती है, एफिशिएंट होती है एंड इट इज़ इजी टू अप्लाई होती है। डिसइंफेक्टिव एक्शन ऑफ क्लोरीन, तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन 1 घंटे का होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्लोरिनेशन, तो जो मिनिमम रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर होनी चाहिए। क्लोरीन डिमांड क्या होती है, कितनी क्लोरीन ऐड की और कितनी बच गई, रेसिडुअल क्लोरीन होती है। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज मेट एट ब्रेक पॉइंट होता है। फेजेस ऑफ क्लोरिनेशन, पहले फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरामीन है, फिर अपीयरेंस ऑफ ब्रेक पॉइंट है और लास्ट में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन, फिर ब्रेक पॉइंट आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, रेसिडुअल क्लोरीन आ जाएगा। टेस्ट फॉर क्लोरिनेशन, ऑर्थोटाल्यूडिन आर्सेनाइट और स्टार्च आयोडाइड। जो ऑर्थोटाल्यूडिन आर्सेनाइट होता है ये फ्री और कंबाइंड क्लोरीन दोनों को सेपरेटली देख सकता है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, जो होरोकापरेटस है ये क्लोरीन डिमांड मालूम करता है। क्लोरीनेटर और क्लोरोनोम ये मिक्सिंग या रेगुलेटिंग डोज को मालूम करता है, जबकि क्लोरोस्कोप ये रेसिडुअल वैल्यू को नोट करता है। दोबारा बता दूं कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को देखोगे ये वाली, तो जो आपका रेगुलेटिंग डोज है उसको देखने के लिए क्लोरीनेटर यूज करते हैं, क्लोरोस्कोप रेसिडुअल वैल्यू को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी फिल्ट्रेशन दो टाइप की होती है लार्ज स्केल के ऊपर, स्लो और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। स्लो फिल्ट्रेशन बायोलॉजिकल होती है, रैपिड वाली मैकेनिकल टाइप की होती है। फिर रैपिड को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ग्रेविटी टाइप और प्रेशर टाइप। ग्रेविटी टाइप को हम पैटरसन बोलते हैं और प्रेशर टाइप को कैंडी बोलते हैं। ओके, ग्रेविटी टाइप का पैटर्सन कहते हैं। वाइटल ईयर ये स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर बनती है, जबकि फ्लोकुलेशन रैपिड के लिए करती है, 30 मिनट में होता है। व्हेन वर्किंग आइडियली, जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है ये टोटल बैक्टीरिया काउंट को 99.9 से लेकर इतना कर देते हैं, ठीक हो गया, इतने रिड्यूस कर देते हैं, 99 से लेकर 99.99 तक कर देते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, तो हाउस होल्ड आती है और आपकी आ जाती है वेल प्यूरिफिकेशन। वेल के लिए वन सेकेंड आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, हाउस होल्ड के लिए क्या है, हाउस होल्ड के लिए रट्टा मालू FC बार्सिलोना। फिल्ट्रेशन बाय डोमेस्टिक फिल्टर है, केमिकल डिसइंफेक्शन और बॉइलिंग आती है। केमिकल का भी निमोनिक है, BCCI PC। बी से क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सोल्यूशन, क्लोरीन टैबलेट, आयोडीन आ जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट आ जाएगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 33% क्लोरीन होती है। जब ब्लीचिंग पाउडर को ज़्यादा लाइन से मिक्स किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ रिटेन हो जाती है, दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइज्ड ब्लीच होता है। जो डोज होती है ब्लीचिंग पाउडर की कैसे मालूम करोगे, W × R × 7.2/X आ जाएगा, ठीक हो गया, WR। तो W से D से क्या क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ग्रीन है, जबकि क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी क्लोरीनेटेड, ठीक है। नीड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ अ वेल, तो ये कब करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ द वेल, ये एपिडेमिक और क्लोरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। रिकमेंडेड एरिया 2.2 से लेकर 24 फीट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और पर स्विमर है। जो पूल होते हैं, पूल की फिल्ट्रेशन करेंगे बाय रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, 6 घंटे तक करते हैं। क्लोरिनेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ पूल डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन सबसे ज्यादा की जाती है
ओके, ठीक हो गया। और इसकी जो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर या 1 पार्टिकल पर मीटर ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिडुअल होती है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया और वायरल एंटीजन होती है। जो पीएच है वो 7.4 से लेकर 7.8 तक रखी जाती है। सेलुलोज ईस्टर्न मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में की जाती है फॉर प्रिज्यूम्टिव कॉलीफॉर्म टेस्ट होता है। जबकि मक्खन लैक्टोलोज बाइल साल्ट ब्रॉथ ये यूज करते हैं कल्चर मीडियम फॉर द कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक वाटर के अंदर एल्गी हो गया, वाटर के अंदर फंजाई है, वाटर के अंदर यीस्ट होती है, प्रोटोजोआ होती है। इन सबको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक हो गया, जिनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। ई कोलाई इज द ओनली कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो कि गैस प्रोड्यूस करता है फ्रॉम लैक्टोज एट द 44। ओके, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से डेंटल के लिए, जबकि ज्यादा की वजह से डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। एवरेज पर्सन एट रेस्ट तो वो 0.7 फीट, इसको छोड़ दो, बल्कि फजूल चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट अकर ड्यू टू द ह्यूमन ऑक्यूपेंसी आर द फिजिकल चेंजेस होती है। प्रॉब्लम ऑफ वेंटिलेशन आर फिजिकल नॉट केमिकल। ओके, क्यूटेनियस नॉट रिस्पिरेटरी है। जो पोल्यूटेंट होती है एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाउस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और मीथेन होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड द फॉग, तो फॉग और स्मोक दोनों को मिलाते हैं तो स्मोक बन जाएगा। बेस्ट केमिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो बेस्ट क्या होता है हमारा SO2 होता है। बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वो क्या होती है? बेस्ट बायोलॉजिकल है, तो लाइक है ना, केमिकल के अंदर SO2 आ जाती है। मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, नंबर 2 सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की और ओजोन की आना शुरू हो जाती है। कायोटो प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रीटी है टू कंट्रोल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा गैसेस बताया मैं, ब्लोइंग ऑफ एयर थ्रू द रूम इज कॉल्ड परफिलेशन व्हाइल इट पासेस थ्रू द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एस्पिरेशन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बेसिक लाइट इल्यूमिनेशन कितनी होनी चाहिए? 100 लक्स की होनी चाहिए। ओके, ठीक है, 15 से लेकर 20 फुट कैंडल होनी चाहिए। डे लाइट फैक्टर है 8 तक आना चाहिए। लाउडनेस है, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए डेसिबल और हर्ट्ज का यूज करते हैं। टॉलरेबल डाउन साउंड होती है 85 तक हो सकती है। ऑडिबल हमारी रेंज इतने तक होती है। ऑडिटरी फटीग 90 तक होती है और मैक्सिमम 4 की फ्रीक्वेंसी पे होती है। एक्सेप्टेबल नॉइस रेंज वार्ड में 20 से लेकर 35 का, 40 तक और बेडरूम में 25 का होना चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस 4 से लेकर 6 के पे होती है ड्यू टू स्पेसिफिक एक्सपोजर टू द नॉइस, और ये गायब हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 आवर। जबकि 100 डेसिबल की वजह से क्या होता है? परमानेंट हेयरिंग लॉस है। जबकि 160 की वजह से रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फ्रीक्वेंसी कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू द स्पीच, तो वो 300 से लेकर 500 तक होती है। ओके, इसके बाद है द पोटेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को देखने के लिए रोएंटगन, रैम और रेड यूज करते हैं। रोएंटगन, रेड और रैम यूज करते हैं। यूनिट ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, ये पोटेंसी ऑफ रेडिएशन था, जबकि यूनिट ऑफ रेडिएशन है जिसका नाम ग्रे, साइवर्ट है, बाकी वो चीजें भी लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉर्पस्कुलर। फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। टोटल नेचुरल रेडिएशन जो कि बंदा एक्सपोज करता है वो 0.1 रेडॉन पर ईयर होती है। रेडिएशन रिसीव फ्रॉम आउटर स्पेस एंड बैकग्राउंड रेडिएशन वो भी 0.1 होती है। और जो टोटल रेडिएशन है वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा होगी 5 रिम से, तो बंदा गया। एक्सपोजर टू द हाई डोज ऑफ रेडिएशन ओवर शॉर्ट पीरियड ओवर टाइम, तो उसको बोलते हैं एक्यूट रेडिएशन सिकनेस बोलते हैं। जो वर्कर्स है उनको फिल्म बैच और डोसीमीटर पहनना चाहिए, जिसकी वजह से वो पता लगाए कि कितनी रेडिएशन उन्होंने एकोमुलेट किया है ड्यू टू सिंस लास्ट टाइम instrument has changed. Radiation protection is the youngest branch of hygiene which is called radiation hygiene है। इसके बाद है जो हाउस है, हाउस should be elevated from the surroundings so that it is not subjected to the flooding during rain। टोटल फ्लोर एरिया पर लिविंग एरिया, तो ये 15 फीट तक होता है। जो विंडो एरिया होता है शुड बी 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होता है। बेबी अंडर 12 मंथ, इसको आपने काउंट नहीं करना। क्लाइमेट और वेदर डिफरेंट चेंजेस होती है। इसके बाद हम चलते हैं 180 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर होता है। सिम्टम ऑफ केसन डिजीज, ये डिकम्प्रेशन की वजह से होती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डिकम्प्रेशन सिकनेस। कॉमनली यूज थर्मामीटर इज अ मर्क्यूरी होता है। जो फिजिकल हैजर्ड होती है ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर, तो वो 3 होते हैं। नंबर 1 हीट हाइपरपायरेक्सिया एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक होता है। ओके, कॉज ऑफ डेथ इन द हीट स्ट्रोक, तो ये हाइपरकलीमिया होता है, ठीक हो गया। जो टेम्परेचर होते हैं सॉरी, एयर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर आता है। एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर है। रेनफॉल को देखने के लिए रेन गॉज और कूलिंग पावर को चेक करने के लिए काटा थर्मोमीटर है। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के अंदर जो डंपिंग, दैट इज द मोस्ट अनसैनिटरी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जबकि कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी। कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल होता है, ठीक हो गया। अगर आपके पास जगह है। इंसिनरेशन इज अ मेथड ऑफ अ चॉइस फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ओके, मैन्योर पिट होते हैं 15 किलोमीटर फ्रॉम द हाउस होते हैं। ब्यूरियल ये इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल कैंप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। सूरेज क्या होता है? वेस्ट वाटर फ्रॉम द सिंक शावर होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सीवेज, इसमें सीवेज में क्या होता है? 99.9% वाटर और 0.1% सॉलिड होता है। सीवेज के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सीवेज के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 300 से ज़्यादा होती है, जबकि वीक के अंदर क्या होता है? 100 से कम होती है। आइडियल रिटेंशन पीरियड इन अ सेप्टिक टैंक तो 24 आवर्स तक होता है। सेप्टिक टैंक इज अ सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ डिस्पोजिंग एक्सक्रीटा। समझ आ गया? क्लियर। और सेप्टिक टैंक के अंदर एनारोबिक डाइजेशन होती है विद इन द टैंक प्रॉपर। इट इज फॉलोड बाय एरोबिक डाइजेशन व्हिच इज टेक प्लेस इन सब सॉइल आउटसाइड द टैंक। सॉलिड्स होती है स्लज बनाती है, जबकि लिक्विड होती है ये स्कम बनाती है इन द सेप्टिक टैंक। दिस इज द एनारोबिक स्टेप। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्वा पिरेवा। फजूल चीजें इसको छोड़ देती है। हार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसको बोलते हैं एलिनेशन टैंक।
एंटोमोलॉजी की तरफ चलते हैं। एंटोमोलॉजी के अंदर जो इच माइट है वो ट्रांसमिट करती है स्केबीज को। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज इज 5% परमेथ्रिन। ओरल और सिस्टेमिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज तो ये आइवरमेक्टिन होती है। लाइफ स्पैन ऑफ मॉस्किटो तो इतना होता है। डिजीज ट्रांसमिट बाय मॉस्किटोस तो एनोफिलिस से मलेरिया होता है। क्यूलेस से बैंक्रॉफ्टिक फिलेरिया से जापानीज एन्सेफेलाइटिस वेस्ट नील फीवर होता है। एडीज से डेंगी हेमरेजिक फीवर चिकनगुनिया वायरस येलो फीवर रिफ्ट वैलो फीवर। मैंसोनिया की वजह से क्या होता है मलेरियन मलाइयन फिलारियासिस होता है। मॉस्किटो नेट तो जो नंबर ऑफ होल है पर स्क्वायर इंच है तकरीबन 150 होना चाहिए। जो साइज है वो 0.045475 से नीचे नहीं होना चाहिए। सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस ये ट्रांसमिट करती है काला आजार को। इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस फॉर सैंड फ्लाई तो ये डीडीटी होती है। लाइफ स्पैन ऑफ हाउस फ्लाई तो ये 15 से लेकर 25 दिन तक होता है। कहते हैं कि हाउस फ्लाई को आपने रिगार्डेड करना है एज अ साइन ऑफ इनसैनिटेशन और इनका जो नंबर है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ सैनिटेशन। रेड फ्ली क्या ट्रांसमिट करती है फ्ली बेंच रटा मतलब बेंच। बी से बुबोनिक प्लेग और ई से एंडेमिक टाइफस आता है। इसके बाद सी से शिगरोसिस और हाइमेनोलेप्सिस डिमिनोटा। इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर बेस्ट कंट्रोल है यानी इन्वायरमेंटल कंट्रोल इज द बेस्ट अप्रोच फॉर आर्थ्रोपोड कंट्रोल इन्फेक्शन। इसके बाद वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर दो टाइप की वेस्ट होती है। नॉन रिस्क और रिस्क। जो नॉन रिस्क का 0.5 से लेकर 2 तक प्रोड्यूस होता है। बायोमेडिकल रिस्क वाला 0.1 से लेकर 0.5 तक प्रोड्यूस होता है। क्लियर। कंट्रोल ऑफ कलर ऑफ कंटेनर्स। जो कलर ऑफ कंटेनर है नॉन रिस्क के लिए ब्लू यूज करना है। रिस्क और शार्प्स के लिए आपने येलो यूज करना है। इंसिनरेशन के अंदर हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। इंसिनरेशन हम यूज करते हैं एज अ मेथड ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट हैजर्डियस हेल्थ केयर वेस्ट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हॉट एयर ओवन है। इससे स्टीरिलाइजेशन और म्यूटिलेशन होती है। द 160 है। आउटोक्लेव में 121 या 135 को यूज करते हैं। ओके। रोटेटरी किलिंग जीनोटॉक्सिक उड़ा देती है। सैनिटरी लैंडफिल आर फेवर्ड ओवर ओपन डंप। क्यों? नंबर 1 जियोलॉजिकल आइसोलेशन होती है। नंबर 2 अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग प्रिपरेशन होती है। नंबर 3 स्टाफ होता है। नंबर 4 ऑर्गेनाइज डेपोजिशन होती है। इनर्टाइजेशन के अंदर आप वेस्ट को मिक्स करते हैं विद सीमेंट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है 65% फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है। 15% लाइम होती है सीमेंट और 5% वाटर होता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर रिकमेंडेड ड्यूटी टाइम इन वेरियस ऑक्यूपेशन तो कितना होना चाहिए 8 घंटे पर डे होना चाहिए। एर्गोनॉमी का मतलब है फिटिंग द जॉब टू द वर्कर होती है। 0.5 से लेकर 0.3 माइक्रोन्स आर द मोस्ट डेंजरस पार्टिकल साइज फॉर न्यूमोकोनियोसिस। सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होती है। कोल से क्या होता है एंथ्राकोसिस है। एस्बेस्टोसिस है। कॉटन फाइबर से बिसिनोसिस है। शुगर केन या मोलासेस से पेगासोसिस है। बेरिलियम की वजह से बेरिलोसिस है। मोल्डी है की वजह से फार्मर लंग होता है। आयरन डस्ट से सिट्रोसिस है। सिटिनोसिस टिन से होती है। बर्ड फेंसियर लंग एवियन बर्ड ड्रोपिंग की वजह से होता है। कंपोस्ट से कंपोस्ट लंग होता है। ओके। एंटीजन के बारे में बात करते हैं। पेगासोसिस के अंदर थर्मोएक्टिनोमिसिस सैकराई आ जाएगा। फार्मर लंग के अंदर माइक्रोपोलिसपाराफिनी है स्पोराफिनी है। ठीक है। माइक्रोपोलिसपाराफिनी है। कंपोस्ट लंग के अंदर एस्परजिलस आ जाएगा। केमिकल वर्कर लंग्स के अंदर आइसोसियानेट आ जाएगा। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस और एक्शियल कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलर नोड तो ये सिलिकोसिस की होती है। ओके। क्लियर। सिलिकोसिस की वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। सिलिकोसिस में स्ट्रीकी ओपेसिटी होती है। फिंगर क्लबिंग और एस्बेस्टोसिस में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है। क्लबिंग होती है। ओके। फाइब्रोसिस होता है। फ्यूजन होती है। इसके अलावा बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ब्लू एस्बेस्टोसिस इज द पोटेंट काज ऑफ मेसोथेलियोमा। क्लियर। जो मोटलिंग इन द लंग होती है बेगासोसिस के अंदर होती है। 75% कैंसर होती है। स्किन कैंसर होती है। परकाइवल पोर्ट ये कैंसर ऑफ स्क्रोटम द चिमनी स्वीप होता है। कैंसर ऑफ ब्लैडर का कैंसर है। एनिलिन इंडस्ट्री में होता है और रबर इंडस्ट्री की वजह से भी होता है। बेंजोल रोएंटगन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसकी वजह से क्या होता है ल्यूकेमिया होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नंबर 1 प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद अपीयर होती है। नंबर 2 पीरियड इनका 10 से लेकर 25 साल तक होता है। नंबर 3 डिजीज डेवलप हो जाता है आफ्टर द सीजेशन ऑफ एक्सपोजर। एवरेज एज इंसिडेंस इज अर्लियर देन दैट ऑफ कैंसर इन जनरल और लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है। बर्टोनियन लाइन या लेड सल्फाइड लाइन होती है। बेजोफिलिक स्टिफनिंग लेड पॉइजनिंग के अंदर होती है जिसको प्लम्बिज्म सेटोनिज्म और पेंटर कॉलिक कहते हैं। ग्रेटर सोर्स ऑफ लेड तो ये गैसोलीन में पेट्रोल में काफी ज्यादा लेड होता है। फेशियल पैलर ये फर्स्ट साइन होता है। अर्लियर साइन होता है। क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द तो लाइट की वजह से क्या होता है माइनर डिस्ट्रैक्टनेस हो सकता है। वाइट फिंगर ये वाइब्रेशन की वजह से होती है। यूवी रेडिएशन क्या करती है वेल्डर फ्लैश करवा देती है यानी ये क्या करवाती है वेल्डर फ्लैश है जिसके कंजक्टिवाइटिस और केराटिटिस करवा देती है। एम्प्लॉइज को आपने मॉनिटर करना है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ बाय यूज ऑफ बैच और पॉकेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है। जो वर्कर है कहती है कि 14 साल से अगर नीचे होना चाहिए। अगर से ज्यादा हो तो फिर ये चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। मिनिमम ऑफ 500 क्यूबिक फीट स्पेस पर वर्कर होनी चाहिए। ठीक हो गया। सिकनेस बेनिफिट में क्या आता है 75% और डेली वेजेस आना चाहिए और 180 दिन तक आपने पे करना है। एब्सेंटिज्म ये यूज करते हैं टू असेस द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर और उनकी फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग को। इसके बाद है MCH तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको दो में डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ और लेट मैटरनल डेथ। इन दोनों में है
जो डिफरेंस है वो 42 का, अगर 42 या 42 के अंदर होती है ड्यूरिंग और 42 डेज आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ, और उसको लेट मैटरनल को आफ्टर 42 डे कहते हैं। मेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पुरपोरियल कॉजेज एट अ प्लेस ड्यूरिंग अ 1 ईयर, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई रेशियो के अंदर आपने 1 लाख यूज करना है। मेन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इज हैमरेज और हाइपरटेंशन डिजीज होती है, क्लियर। और इसका जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें 18 और 35, उसको रट्टा मार लेना, ठीक है। मिनिमम रिकमेंडेड विजिट कितने आने चाहिए? 4 है, जबकि आइडियल विजिट 12 होते हैं। एक होता है 12, दूसरा 24 है, दूसरा 32 से लेकर 34, और तीसरा 36 वीक में आना चाहिए, ठीक है। जो वुमेन वेट गेन करती है वो 10 से लेकर 12 या 13 तक करती है, क्लियर। इसके बाद है वुमेन शुड टेक तकरीबन 600 किलो कैलोरी ड्यूरिंग द टोटल ड्यूरेशन में इतनी यूज करनी चाहिए उसको 600 तक। जबकि रिकमेंडेड डेली की बात करें तो प्रेगनेंसी में 350 आती है, और लैक्टेशन में आ जाती है 600 या 550 किलो कैलोरी आ जाती है, फर्स्ट 6 मंथ में आ जाती है। प्रेगनेंसी में आपने 8 घंटे सोना, 2 घंटे आफ्टर द मिड डे स्लीप मील आ जाता है। ओके, मोस्ट एक्यूरेट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गेस्टेशनल एज ये होती है रूटीन अल्ट्रासोनोग्राम असेसमेंट आ जाता है। फंडल हाइट 12वें हफ्ते के अंदर जो फंडस होता है पाल्पेबल ओवर द एब्डोमेन, 20वें के अंदर फंडस होता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ अम्ब्लाइकस, और 36 में फंडस इज फेल्ट एट द लेवल ऑफ सीफी स्टर्नम है। एचबीएस एजीज इन्वेस्टिगेशन इज डन प्राइमरी हेल्थ केयर है। ओके, अगर हीमोग्लोबिन 11 हो तो इसका मतलब है अर्ली एनीमिया है। प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन +2 है विद हाई ब्लड प्रेशर, तो ये प्री क्रैम्शिया होता है। जर्मन मीजल्स है तो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, थैलेडोमाइड की वजह से डिफॉर्मेशन हो जाती है। अगर मदर इम्यूनाइज नहीं है तो आपने 2 डोज देनी है। पहली डोज आपने देनी है 16 से लेकर 20 में देनी है, ठीक है, 16 से लेकर 20 में देनी है, और दूसरी आपने 20 से लेकर 24 में देनी है। 16 से लेकर 20 और 20 से लेकर 24 में देनी होती है। हेपेटाइटिस बी कैन बी ब्लॉक्ड बाय इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसको आपने देना होता है। 5 क्लीन्स ऑफ सेफ डिलीवरी। इंट्रानेटल के अंदर क्या है? क्लीन डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, क्लीन कोड कट है, क्लीन कोड टाई और क्लीन कोड स्टंप है, कट टाई स्टंप है, और क्लीन हैंड और क्लीन डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए। कीपिंग द बेबी क्रीप बाय द साइड ऑफ मदर, इसको बोलते हैं रूमिंग इन बोलते हैं। मिनिमम रिकमेंडेड पोस्ट नेटल विजिट है। ओके, एंटीनेटल 4 थे, पोस्ट नेटल आपके 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के अंदर 1 से लेकर 3 डेज ट्वाइस अ डे, डेली फॉर 1 वीक, सेकंड, और थर्ड एट द एंड ऑफ 6 वीक। मिनिमम रिकमेंडेड तो 3 हो जाती है। एपीजीआर, ए से एक्टिविटी, पी से पल्स है, सी से ग्रीमे से, ए से अपीयरेंस और आर से रिस्पायरेशन होती है। हर न्यू बोर्न के अंदर आपने करनी होती है। ओके, अब ये 7 से लेकर 10 है। 7 से लेकर 10 है तो एक्सीलेंट है। अगर 0 से लेकर 3 है तो ये क्या है? वो सीवियरली डिप्रेस्ड है, और 4 से लेकर 6 मॉडरेटली डिप्रेस्ड होता है, क्लियर। इसकी बात है फर्स्ट बात ऑफ न्यू बॉर्न, तो या 1 हफ्ते के बाद दिया जाता है। मोस्ट सीरियस कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यू बॉर्न, तो ये नीजेरिया गोनोकोकस की वजह से होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। बीसीजी वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रन बोर्न बाय एचआईवी पॉजिटिव मदर, इसमें नहीं देनी होती। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट इज सेक्रेटेड होता है। डायरिया नंबर 1 किलर ऑफ चिल्ड्रन है पाकिस्तान के अंदर। ओआरएस स्टेरॉइड ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये प्रोडक्ट को स्टेबल बनाता है, लेस टूल आउटपुट होता है। ओआरएस साल्ट ओआरटी थेरेपी होती है। माल न्यूट्रिशन इज लाइक एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज है। वेस्टिंग क्या होती है? वेस्टिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जबकि स्टंटिंग क्या होती है? क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में होती है, क्लियर। इसकी बात क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग है, तो 2 महीने से अगर कम है तो आपने 60 को देखना है, 2 से लेकर 12 महीनों का है तो आपने 50 पे आ जाना, फिर 12 महीने से 5 साल का तो आपने 40 पे आ जाना। WHO रिकमेंडेड वेट ऑफ न्यू बॉर्न तो 2.5 आना चाहिए। प्री टर्म बेबी क्या होता है? बेबी बिफोर द एंड ऑफ 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, इसको प्री टर्म बोलते हैं। टर्म क्या होता है? 37 से लेकर 42 बोलती है, और पोस्ट टर्म क्या होता है? 42 से ज़्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल फॉर डेट बेबी का मतलब है कि बर्थ वेट इज बिलो 10 परसेंटाइल फॉर गेस्टेशन एज, परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट, तो लाइव बोर्न बेबी विद बर्थ वेट 2.5 से कम है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई 100 है, क्लियर। व्हेन अ चाइल्ड हाइट इज प्लॉटेड इन अ ग्रोथ चार्ट, ओके, हाइट को अगर प्लॉट करना ग्रोथ चार्ट अगेंस्ट द एज, क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ और वेट फॉर एज, क्लियर। यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है वैसे, रोड फॉर हेल्थ चार्ट, पता नहीं क्या फजूल बात है। WHO ग्रोथ चार्ट अपर रेफरेंस का, तो ये 50 परसेंटाइल होती है। ग्रोथ चार्ट किसने बनाया था? डेविड मॉडली ने बनाया था। एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 34 सेंटीमीटर होता है, एंड इज अबाउट 2 सेंटीमीटर मोर देन द चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। मेजरमेंट ऑफ वेट एंड द रेट ऑफ गेन इन चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ वेट एंड द रेट ऑफ गेन इन वेट आर द बेस्ट इंडिकेटर फॉर फिजिकल हेल्थ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपने करनी है, 6 मंथ तक करनी होती है, क्लियर। एनर्जी कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तो कितना होता है? ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट, एनर्जी कंटेंट 65 किलो कैलोरी पर 100 ml होता है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तो ये 1.1 ग्राम पर 100 ml होता है। लैक्टेशन कंट्रीब्यूट टू द चाइल्ड न्यूट्रिशन फॉर 18 महीनों तक करती होती है, ओके। 18 महीनों का क्या मतलब है? 1.5 साल आ जाएगा, क्लियर। प्रोटीन 1.1 ग्राम होती है, एनर्जी 65 होती है। कंबाइंड और सिक्वेंशियल ओरल पिल होती है। लैक्टेटिंग मदर के अंदर कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। वीनिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस है, 6 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट मालूम कर लोगे। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली 1 हफ्ते में और लेट वाला 1 से लेकर 4 हफ्तों में होता है। मोस्ट कॉमन काज NMR, तो प्री टर्म बर्थ है। प्री टर्म का मतलब है 37 से नीचे आ जाती है। पोस्ट न्यूनेटल आप निकाल लोगे, ठीक है, फिर मोर्टेलिटी रेट भी निकाल लोगे।
क्लियर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ सिंगल कैटेगरी होती है। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो क्या होता है, लो बर्थ वेट और प्री मेच्योरिटी आ जाती है। फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है, 28 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन टू द 7 डेज। ओके, यानी लेट फीटल डेथ और अर्ली न्यूनेटल डेथ आ जाती है इसमें। टोटल बर्थ इज इक्वल टू लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ आ जाती है। स्टिल बर्थ इज द डेथ ऑफ द फीटस आफ्टर द 28th वीक ऑफ गेस्टेशन है। 1 to 4 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और एक चाइल्ड डेथ रेट भी आ जाता है। ठीक है, इसको चाइल्ड डेथ रेट बोलते हैं वैसे। सेफ मदरहुड 1987 के अंदर बनी थी। कहते हैं कि 2 कंसेक्टिव चाइल्ड बर्थ के दरमियान 2 साल का वक्फा होना चाहिए। नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री प्लस डिलीवरी बाय नॉर्मल ऑब्स की हिस्ट्री है और डिलीवरी बाय ट्रेन्ड दाई है एट द होम। दिस इज आर डोमिसिलरी केयर और मिडवाइफ अप्रोच। ओके, एबनॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और डिलीवरी एट द हॉस्पिटल है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर बोलते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या होती है, 5 साल से नीचे वाली की मोर्टेलिटी और नीचे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ आ जाएगा। यूनिसेफ के मुताबिक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है, इट इज अ सिंगल बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। सोशल डेवलपमेंट ना कहे जीएनपी पर कैपिटा विच इज यूज्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट और वेलबींग है। क्लियर। चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स क्या होता है, 1000 माइनस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ओवर 100 आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग में जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से लेकर 45 होती है। 20% एलिजिबल कपल 12 से लेकर 24 के दरमियान में पड़े हुए होते हैं। ओके, कपल जिनके 2 से लेकर 3 बच्चे होते हैं उसको टारगेट कपल कहते हैं। कपल प्रोटेक्शन रेट है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट होता है, कपल प्रोटेक्शन रेट होता है। ओके, कपल प्रोटेक्शन रेट होता है या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट भी बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल प्रोटेक्टेड बाय 4 अप्रूव्ड मेथड। ओके, और जो 4 अप्रूव्ड मेथड है वो कौन कौन से है, नंबर 1 कॉन्डम, सीओसीपी, आईयूडी और स्टेरिलाइजेशन आ जाती है। आइडियल 60% होना चाहिए यानी एनआरआर 1 अचीव हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। और पाकिस्तान के अंदर 45 से लेकर 50 है। कैफेटेरिया चॉइस क्या होता है, इसमें गैदर वाली अप्रोच रट्टा मारनी है। ऑफर ऑल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग जिसमें से कपल खुद सिलेक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को 2 में डिवाइड करते हैं, स्पेसिंग और टर्मिनल। स्पेसिंग में कौन से मेथड होते हैं, बैरियर में भी फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड आ जाती है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिनको फर्स्ट जनरेशन जिसमें लिप्स लूप, सेकंड जनरेशन में कॉपर ट्यूब, थर्ड जनरेशन में हार्मोन रिलीजिंग आ जाती है। हार्मोनल मेथड है पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड और मिसलेनियस है जिसमें नेचुरल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर है जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पर 0.3 से लेकर 0.5 तक बढ़ जाता है। ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो कि कंप्लीटली इफेक्टिव है वो सेक्सुअल एब्सटेनिज्म है। ओके, सेफ पीरियड क्या होता है, रिदम पीरियड और कैलेंडर पीरियड होता है। इसको ओगिनो फार्मूला से मालूम करते हैं बाय रिकॉर्डिंग लेंथ ऑफ 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्टर साइकिल माइनस 18 डे तो ये फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल है। लॉन्गर साइकिल माइनस 10 डे तो ये लास्ट डे ऑफ फर्टाइल है। बिलिंग ओव्यूलेशन मेथड है तो इसमें सर्विकल म्यूकस मेथड होता है। फेलियर रेट ऑफ कंडम कितना होता है, फॉली रेट ऑफ कंडम, कंडम का 10 से लेकर 12% होता है जबकि डायफ्राम का 1 से लेकर 2% होता है। टाइप्स ऑफ आईयूसीडी फर्स्ट जनरेशन जिसको इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड कहते हैं, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं दी होती, इसमें लिप्स लूप है, ग्राफ्टनबर्ग रिंग होता है। सेकंड जनरेशन के अंदर मेडिकेटेड है, इसमें कॉपर अब ऐड करते हैं, कॉपर टी है, कॉपर 220 बी है, कॉपर 380 आ जाएगा। थर्ड जनरेशन में मेडिकेटेड है जिसमें हार्मोन्स ऐड करते हैं लाइक प्रोजेस्टेसिड है, एलएनजी, आईयूसीडी आता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वुमेन विद आईयूसीडी इज द वेजाइनल ब्लीडिंग है। ओके, ठीक है। प्रेगनेंसी रेट इन द डिफरेंट आईयूसीडी है तो हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट लिप्स लूप की वजह से होता है, जो सबसे लोवेस्ट होता है वो एलएनजी आईयूडी की वजह से होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो आपने कभी भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में कभी इस्तेमाल नहीं करना, वेजाइनल ब्लीडिंग में इस्तेमाल नहीं करना, कैंसर में इस्तेमाल नहीं करना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कभी इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ कॉपर टी एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज मोर देन 99% इफेक्टिव होता है। रेट ऑफ हार्मोन रिलीज इन प्रोजेस्टेसिड तो 65 माइक्रोग्राम पर डे होता है। विद एलएनजी आईयूसीडी चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर लेस होते हैं। वुमेन हु कैन नॉट टॉलरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो वो आईयूसीडी को यूज कर सकती है क्योंकि लैक्टेशन को इंटरफियर नहीं करते। रिस्क ऑफ सीवियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एज से बढ़ती है, प्री मैच्योर स्मोकिंग से बढ़ती है। प्री मैच्योर सीजेशन ऑफ लैक्टेशन ये होती है ओसीपी की वजह से होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 2 टाइप की होती है, मलाना एन और माला एन और माला डी। माला एन में क्या होगा, नॉर्गेस्ट्रिल और डी में क्या होगा, डीजोगेस्ट्रिल होगा। दोनों में इथेनॉल एस्टर इस्तेमाल होगा। जो कंबाइंड पिल्स होती है, कंबाइंड पिल्स 2 फॉर्म्स में होती है, 21 पिल और 28 पिल। 28 में क्या होता है, 7 पिल एक्स्ट्रा होती है, वायरन वाली होती है, इसको हम कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल ये ओल्डर वुमेन के अंदर प्रेफर की जाती है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो इसमें लीवर नॉर्गेस्ट्रिल होता है इमीडिएटली आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स 1.5 होता है। इसके बाद डिपोक्स मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन ये मल्टीपैरिक हम इस्तेमाल करते हैं ओवर 35 जिसने अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। डिपोक्स मेट्रोक्सी। इफ टर्मिनल मेथड में जो एज है ऑफ हस्बैंड शुड नॉट बी लेस देन 25 और 50 में भी ना होने चाहिए और वाइफ की 20 और 45 आनी चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस तो ये कहना है कि ही इज नॉट स्टीराइल कंप्लीटली। ओके, इमीडिएटली और स्टीराइल नहीं है बल्कि 30 एजैकुलेशन आर रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को देखने के लिए नंबर 1 पल्स इंडेक्स आता है। पल्स इंडेक्स का मतलब नंबर ऑफ फेलियर ओवर 100 वुमेन ईयर ऑफ लाइफ एक्सपोजर। ओके, नंबर ऑफ फेलियर का मतलब टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी और टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर कितना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1200 आ जाएगा। फैक्टर 1200 के द नंबर ऑफ मंथ इन द 1000 ईयर,
100 ईयर, ठीक हो गया। 1200 क्या, नंबर ऑफ मंथ इन द 100 ईयर। लाइफ टेबल एनालिसिस है, इसमें फ्रीली रेट पता लगता है फॉर ईच मंथ ऑफ यूज। ऊपर आएगा आपका एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और नीचे मंथ ऑफ यूज आ जाएगा। इसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विस है, जो व्यूअर एक्टिविटी होती है 6.9 होती है। माइनस डेस्क प्रेफर की जाती है, इसमें वर्टिकल लाइन होती है फ्रॉम द एज ऑफ द डेस्क फॉल ऑन द सीट होती है। डोर और विंडो, ये 25% फ्लोर एरिया को कवर करना चाहिए। जो इम्यूनाइजेशन होती है, जो यहाँ पे स्कूल में की जाती है, वो टाइफाइड, डिप्थीरिया की जाती है। क्लियर। बाकी ये डिजीज लिखे हुए बच्चों में कौन से डिजीज होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नंबर 1 प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है। ओके, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप आ जाएगा। अवेकनिंग ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रोविजन ऑफ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन हर 4 साल के बाद होना है और एट द टाइम ऑफ एंट्री लाइक 5, 9, 13, 17 पे होना है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसको कंट्रोल करना, इम्यूनाइजेशन से कंट्रोल करना है। 10 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए फॉर हायर एलिमेंट्री स्कूल, और 5 एकड़ की होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए। क्लियर। और कहती है कि क्लासरूम में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट आपने ऑक्यूपाई नहीं करने, पर कैपिटल स्पेस तो वो 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आर 1 वॉशरूम फॉर 50 स्टूडेंट है, और स्कूल मील्स में 1/3 डेली कैलोरी होनी चाहिए, और 1/2 डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके बाद न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है हमारा। ओके, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉलो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, बिकॉज दे में फॉर्म द बल्क ऑफ द फूड होते हैं। फिर इसके बाद प्रोटीन आपने कितने लेनी होती है, प्रोटीन आपने 10 से लेकर 15 लेनी है। फैट्स आपने 20 से लेकर 30 तक लेनी होती है। कार्बोहाइड्रेट 60 से लेकर 70% लेनी है। डाइटरी फाइबर 40 ग्राम पर 2000 यानी नॉर्मल 2 के आपकी होती है, किलो कैलोरी आ जाती है। विटामिन सी आपने 40 मिलीग्राम लेना होता है। विटामिन सी 600 मिलीग्राम लेना होता है। यूनिट ऑफ हीट, तो क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय फूड, तो 1 किलो कैलोरी ये कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल होता है। ओके, क्लियर। 4.2 जाउल होता है, या 0.2 या 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 0.239 किलो कैलोरी आ जाएगा। फ्यूल वैल्यू, प्रोटीन से 4 होता है, फैट से 9 होता है, कार्बोहाइड्रेट से 4 होता है। बैलेंस डाइट में जो प्रोटीन है 10 से लेकर 15 होने चाहिए, फैट 15 से लेकर 30 आना चाहिए, ये बात ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये 40 किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर बॉडी एरिया होता है, जबकि फीमेल के अंदर 37 होता है, मेल के अंदर 40 आता है। ठीक हो गया। आरडीए कवर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 97.5% को कवर करता है। आरडीए कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, 97 का मतलब क्या होता है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 2 का। ओके, बीएमआर कैलकुलेशन है। बीएमआर कैसे मालूम करोगे, ओके, बीएमआर मल्टीप्लाई बीएमआर कैलकुलेशन, बीएमआर पर आर इज इक्वल टू बीएमआर मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, पता नहीं क्या बात लिखी हुई है। डेली रिक्वायरमेंट, तो जो मेल है वो 2600 होना चाहिए, फीमेल के अंदर 2100 का आती है। प्रेग्नेंट लेडी में 350 ऐड करना, और लैक्टेटिक में आपने 600 या 550 ऐड करना है। कैलोरिक वाटर वैल्यू ऑफ वाटर, तो वाटर की जो कैलोरिक वैल्यू है वो तकरीबन 0 होती है। एनिमल प्रोटीन आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जिनकी हाई क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जबकि वेजिटेबल प्रोटीन लो क्लास प्रोटीन होती है या सेकंड क्लास प्रोटीन होती है। डाइजेस्टिबल इनकमडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर, डाइजेस्टिबल, ओके, digestible indispensable amino acid score, it is a current accepted measure of protein quality है। ओके, तो इसको देख लेना। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन क्वालिटी है। ओके, क्लियर। तो जो एनपीओ होती है वो तकरीबन क्या होती है, 96 होती है, किसकी, अंडे की होती है। तो एग क्या, रेफरेंस प्रोटीन है। एनपीओ क्या होता है, नाइट्रोजन रिटेन बाय द बॉडी, और नाइट्रोजन इंटेक कितने आपने लिया है, नाइट्रोजन और कितनी आपने रिटेन की है, मल्टीप्लाई 100, या इसको बायोलॉजिकल वैल्यू मल्टीप्लाई डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 100, ये भी करती है। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का निमोनिक है, पीटीबी, टिम हार। पीटीबी क्या है, फिनाइलएलानाइन, थ्रेओनीन, वैलिन है। फिर टिम है, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन है। हिस्टीडीन बच्चों के लिए एसेंशियल है, अडल्ट के लिए भी कह सकते हैं कुछ हद तक। एग प्रोटीन आर द बेस्ट अमंग द प्रोटीन बिकॉज ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, हाई डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, दैट इज व्हाई दे आर हाई क्वालिटी। क्लियर। इसके बाद बेस्ट मेजर ऑफ स्टेट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन, तो एल्ब्यूमिन को देखते हैं, अगर 3.5 है तो सीवियर, अगर 3 है तो क्या होगा, नॉर्मली 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3.5 है तो माइल्ड, अगर 3 है तो सीवियर आ जाएगा। एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड होता है, रिचेस्ट सॉर्ट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड सनफ्लावर ऑयल के अंदर होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, फ्राइनोडर्मा हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉट स्किन करते हैं। ओके, वेजिटेबल घी, बनास्पति, इसमें क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होते, इसको विटामिन ए और डी से फोर्टिफिकेशन की जाती है। बाय 2500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए, 175 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी। इंटेक और ट्रांस फैटी एसिड, तो उसकी वजह से सीएचडी बढ़ जाता है। डाइटरी फाइबर से सीएचडी कम हो जाता है। डाइटरी फाइबर कोलोन कैंसर से बचा लेते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया न्यूबॉर्न इज ड्यू टू विटामिन की डेफिशिएंसी, जबकि हेमोरेजिक डिजीज होती है विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या, जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ कंजक्टिवल जीरोसिस है, जबकि क्लिनिकल सिम्पटम नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मोस्ट कॉमन लेजन एसोसिएशन विद राइबोफ्लाविन, तो राइबोफ्लाविन की वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है। प्लेग्रा क्या होता है, प्लेग्रा मेज ईटिंग की वजह से होता है ड्यू टू विटामिन 3 डेफिशिएंसी, तो इसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ हो
जाती है। अडल्ट टैबलेट ऑफ IFA आयरन क्या कितना होता है 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। विटामिन B12 बैक्टीरिया बनाते हैं। सीरम फेरेटिन इज द मोस्ट सेंसिटिव टूल टू इवैल्यूएट आयरन स्टेटस एंड रिजल्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर 10 से लेकर 11 का तो अर्ली एनीमिया, 10 से अगर नीचे का है तो क्या आ जाएगा मार्क्ड एनीमिया आ जाएगा। चाइल्ड ऑफ 6 to 10 ईयर ऑफ एज आप प्रोवाइडेड विद 30 मिलीग्राम ऑफ आयरन को छोड़ दो। फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से डेंटल कैरीज हो जाएगा, जबकि ज़्यादा की वजह से फ्लोरोसिस हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। और कहती है कि अगर 1.5 से ज़्यादा है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा। 3 से लेकर 6 तक है तो ये स्केलेटल फ्लोरोसिस करवा देगा, और अगर 10 है तो ये क्रिपलिंग फ्लोरोसिस करवा देगा। बेस्ट सोर्सेज ऑफ आयोडीन, तो ये सी फूड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कॉड लिवर ऑयल में होते हैं। लेवल ऑफ आयोडीजेशन इन द साइल तो 30 पार्टिकल पर मीटर एट द प्रोडक्शन लेवल और 15 होती है कंज्यूमर लेवल के ऊपर होती है। यूरिनरी आयोडीन लेवल हम इसको यूज़ करते हैं टू असेस द बेस्ट लाइन। ओके, IDD स्टेटस को देखने के लिए इस्तेमाल करती है। डिप्लीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प हो सकती है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ फेलियर हो सकता है। सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म हो सकती है। लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। डिलेड वुंड हीलिंग है। न्यूट्रोपीनिया इज ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन स्टेटस को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन करते हैं। जबकि खराब चीज़ ऐड कर दो तो उसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिल्क। फॉस्फेटेज टेस्ट की पास्चराइजेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज कंटेंट ऑफ द मिल्क, तो लैक्टोज कंटेंट है सबसे ज़्यादा ह्यूमन में, फिर बफेलो में आता है, फिर गोट में आता है, फिर काऊ में आता है। ओके, टेम्परेचर फॉर पास्चराइजेशन है। ओके, तो पास्चराइजेशन बॉइलिंग में 100 यूज़ करती है, जबकि 72 वाला 15 मिनट के लिए और 60 से लेकर 65 वाला आधे घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर देख लो किसका कितना है। कोलेरा का 5 दिन तक होता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग 1 से लेकर 24 घंटे में हो जाती है। साल्मोनेला अंडे में चला जाता है। इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड बाय फूड हैंडलर, तो फूड हैंडलर से डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, एंटीरोवायरस, प्रोटोजोअल से स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग हो सकती है। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका निमोनिक है कैप फेवी। तो सी से क्या होगा क्लिनिकल असेसमेंट है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ए से एंथ्रोपोमेट्री या बी से क्या होगा बायोकेमिकल एंड द लैब टेस्ट, जिसमें हेमोग्लोबिन, स्टूल, यूरिया टेस्ट आ जाएगा। एफ से क्या होगा फंक्शनल असेसमेंट है। ए से क्या होगा असेसमेंट ऑफ डाइटरी इंटेक है, जिसमें आप क्या करेंगे वेट करोगे रॉ फूड का, वेटमेंट ऑफ कुक्ड फूड है, और ओरल क्वेश्चनियर मेथड है। बी फॉर वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और ई फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज आ जाती है। मेजरमेंट ऑफ वेट एंड हाइट इज अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ असेसिंग मैल न्यूट्रिशन इन अ गिवन पॉपुलेशन आ जाती है। क्लियर, मेजरमेंट ऑफ द डिमेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंथ्रोपोमेट्री में, और इसको देखने के लिए बेंगल्स मेथड और शेकर मेथड आती है, शेकर टी मेथड आती है। क्लियर, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, तो सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन की वजह से वेरी लो वेट फॉर एज स्कोर आना शुरू हो जाएगा। जी स्कोर इससे भी नीचे चला जाएगा, बिलो -3 SD है। ओके, जबकि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 115 तक चला जाएगा और न्यूट्रिशनल एडीमा होगा। फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है? अंडर वेट फॉर एज होता है। मेन सिम्पटम ऑफ मैरास्मस आर सीवियर वेस्टिंग विद लिटिल और नो एडीमा, मिनिमम सबक्यूटेनियस फैट है, सीवियर मसल वेस्टिंग एंड नॉन नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन लेवल होता है। शेकर टेप मेथड, इससे आप क्या मालूम करते हैं? शेकर टेप और बेंगल मेथड आर फॉर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ग्रीन, येलो, ब्लू। ओके, RYG से रट्टा मार सकते हो। क्लियर, अगर 12.5 से कम है, 12.5 से लेकर 13.5 है, 13.5 से ज़्यादा है। क्लियर, अगर रेड है तो उसका मतलब ग्रोस अंडर न्यूट्रिशन है। 13.5 से ज़्यादा है, 13.5, 12.5 इसको रट्टा मार लेना। गोमेस क्लासिफिकेशन होती है R4 परसेंटेज ऑफ वेट फॉर एज है, वेट फॉर एज है। क्लियर, तो इसमें 90, फिर आपने रट्टा मारना 60, 75 से लेकर 89 और 60 से लेकर 74, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री माइल्ड मॉडरेट सीवियर मैल न्यूट्रिशन है। क्योंकि वाटरलू क्लासिफिकेशन में क्या होगा? पहले वेट फॉर हाइट होगा, फिर हाइट फॉर एज है, फिर वेट फॉर एज आ जाएगा। क्लियर, इसमें 90%, 80%, 80% स्टंटेड, वेस्टेड, अंडर वेट रट्टा मार लेना। और प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के अंदर जिंक, आयरन और फैट सेलेबल विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद है हमारा हेल्थ एजुकेशन अंडर प्लानिंग। क्लियर, तो हेल्थ एजुकेशन अंडर प्लानिंग में देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल और फीडबैक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन 1 वे और 2 वे होता है। 1 वे को डायरेक्टिक मेथड और 2 वे को सोक्रेटिक मेथड है। वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल और टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इंडिविजुअल हो सकती है, ग्रुप हो सकती है, या मैस अप्रोच हो सकती है। क्लियर, इसके बाद है कि काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग हेल्प क्लाइंट मेक इन्फॉर्म कंसेंट होती है। एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग में गैदर आ जाता है ग्रीट करना, आस्क करना, टेल करना, हेल्प करना, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करना और रिटर्न विजिट आ जाएगा, फॉलो अप आ जाएगा। फॉर इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप 6 से लेकर 12 तक होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। वेल कंडक्टेड ग्रुप डिस्कशन इज इफेक्टिव मेथड टू चेंज हेल्थ बिहेवियर और एटीट्यूड है। पैनल डिस्कशन में कोई जेंडर नहीं होता, कोई सीरीज ऑफ स्पीचेस नहीं होती, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग या सेट ऑफ स्पीचेस नहीं होती। 4 से लेकर 8% जो कि क्वालिफाइड होती है, किसी टॉपिक के बारे में टॉक करती है, सिट करते हो, डिस्कस करते हैं। सिंपोजियम में द सीरीज ऑफ स्पीचेस और लेक्चर ऑन अ सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है। वर्कशॉप में क्या होता है? वर्कशॉप इज अ सीरीज ऑफ मीटिंग व्हिच इज यूजुअली मोर देन 4 टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग आ जाती है। ओके, बहुत सारी वैल्यूज है सिचुएशन की या सोसाइटी की, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते लफ्जों के अंदर। जिसे मैं लफ्जों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि हम पढ़ रहे क्या है, तो उसको रोल ड्रामा या सोशल ड्रामा कहती है। उसका जो साइज है 25 तक आता है। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द मीडिया। सोशल और कल्चरल बैरियर कैन प्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम टू द अटेनमेंट ऑफ
या अचीवमेंट ऑफ हेल्थ बिहेवियर। ओके, जब परसुएसिव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं डेलिबरेटली टू चेंज या टू मैनिपुलेट फीलिंग, एटीट्यूड और बिलीफ, तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा या ब्रेन वॉशिंग बन जाती है। अलमा आता क्या है, प्रोसेस एम्ड एट इनकरेजिंग पीपल, लोगों को इनकरेज करना टू वांट टू बी हेल्थी, के आपने सेहतमंद रहना, टू नो हाउ टू स्टे हेल्थी, किस तरह से आपने सेहतमंद रहना है, और टू डू व्हाट दे कैन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली टू मेंटेन हेल्थ एंड टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड। द टारगेट पॉपुलेशन मस्ट हैव एक्सेस टू द प्रूवन प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके बाद अप्रोचेस टू द हेल्थ एजुकेशन है, तो हेल्थ एजुकेशन में के अंदर क्या क्या आती है, रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच आ जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच पीपल से स्टार्ट होती है विद देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, पहले सेंसिटाइजेशन है, फिर पब्लिसिटी, फिर एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन और कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। हाइजीन दो टाइप की होती है, पर्सनल और एनवायरमेंटल होती है। एनवायरमेंटल को डोमेस्टिक या कम्युनिटी हाइजीन बोलते हैं। मोटिवेशन मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो उसको मुझे 3 में डिवाइड करते हैं, ईएमए, अवेयरनेस, इसको इंटरेस्ट आ जाती है, मोटिवेशन और फिर लास्ट में एक्शन आ जाएगा, एक्शन में अडॉप्शन और एक्सेप्टेंस आ जाती है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो इसमें सिंप है, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन पे केजीएफ है, नॉन टू अननोन। ओके, नॉलेज भी कह सकते हैं हम इसको, नॉन टू अननोन है। जी से क्या होगा, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप आ जाएगा। एफ से क्या होगा, फीडबैक आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग आ जाएगा। क्लियर, या लीडर्स या लर्निंग बाय डूइंग है। इसके बाद प्रोग्राम को इवैल्यूएट करा ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर करना तो उसको फॉर्मेटिव करते हैं, सुमेशन करना इसको एंड में कहते हैं। प्लान के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, प्लान कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट। ओके, तो उसका मेमोनिक है बोप्स। ओके, बी से बजट होगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन, और पी से पॉलिसी, और पी से प्रोग्राम्स आ जाएगा, और एस को क्या होगा, शेड्यूल आ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर पोकम है। ओके, या COMP आ जाएगा। ओके, इसमें क्या आ जाती है, सी से क्या आएगा, सी से आएगा कम्युनिकेटिंग आ जाएगा, ओ से ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। क्लियर, ऊपर ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, एम से क्या, मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग आ जाएगा, और पी से क्या देगा, प्लानिंग आ जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक, एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे थे, नेटवर्क एनालिसिस को 2 में डिवाइड करते हैं, पर्ट और CPM। फिर हेल्थ प्लानिंग साइकिल में पहले प्री प्लानिंग है, इसमें ग्लूआ आ जाएगा। G फॉर क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट आ जाएगा। L फॉर लेजिस्लेशन है। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, और A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है। फिर स्टेप 1 में आ जाएगा एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन है, फिर इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके बाद आई आ जाएगा, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, फिर इसके बाद फिक्सिंग प्रायोरिटी, और RW फॉर राइटिंग ऑफ फॉर्मुलेटेड प्लान है। स्टेप नंबर 6 में क्या आ जाएगा, पाई से रट्टा मार सकते हो। ओके, या प्राइम से भी रट्टा मार सकते हैं। प्रोग्रामिंग है, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन आ जाती है। एडोलेसेंस क्या होता है, 10 से लेकर 19 साल वाले को बोलते हैं, जबकि यूथ क्या होता है, 15 से लेकर 24 वाले को बोलते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर इंसिडेंट टू द ओल्ड एज, उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। कैंसर ऑफ प्रोस्टेट 65 के ऊपर होता है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमेल काफ़ी ज़्यादा कॉमन, और टिप आपने इम्यूनाइजेशन करनी है। टी से क्या होगा, टेटनस, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकस आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर किसे बोलते हैं, एनी अकरेंस दैट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ और हेल्थ सर्विस ऑन अ स्केल दैट इज सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी, इसको बोलते हैं डिजास्टर। जबकि एनी फिनोमिना दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज डिस्रप्शन और डैमेज टू द पीपल एंड द एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं हैजर्ड बोलते हैं। अब डिजास्टर के डिफरेंट टाइप होती है, लाइक मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, इसमें क्या आती है, इसमें एग्जांपल आती है, स्टॉर्म्स आ जाती है, हरिकेन आ जाती है, साइक्लोन्स आ जाती है, कोल्ड स्पेल, हीट वेव, ड्रॉप, स्मोक आ जाती है। टोपोलॉजिकल में क्या है, इसमें फ्लड आ जाती है, अर्थ एवलांचेस और लैंडस्लाइड आ जाती है। टेलुरिक टेक्टोनिक में अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन आ जाएगा। एक्सीडेंट के अंदर डैम्स, टनल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर फेलियर आ जाएगा। डैम, टनल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर फेलियर, एटॉमिक एक्सप्लोजन और बायो टेररिज्म डिसऑर्डर आ जाएगा। मॉर्बिडिटी होती है, मॉर्बिडिटी कौन कौन सी होती है, इंजरी होती है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, एपिडेमिक होती है। ओके, और इसके अलावा क्या होती है, इमोशनल स्ट्रेस, एपिडेमिक है, और इंक्रीज इन इंडिजिनस डिजीज होती है। फेज ऑफ डिजास्टर्स में क्या होती है, रिस्पांस, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद MP से रट्टा मारना, मिटिगेशन, प्रीपेयर्डनेस आ जाती है, रिकवरी फेज है। फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल है, तो डिजास्टर साइकिल बनी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, रैपिडली क्लासिफिकेशन ऑफ इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीवियरिटी ऑफ इंजरी एंड द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल विद द प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन, इसको ट्राइएज बोलते हैं। इसमें R होता है, हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट होता है, येलो मीडियम, ग्रीन एम्बुलेटरी, और ब्लैक डेड या मोरिबेंड पेशेंट के लिए होता है। क्लियर, प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। क्लियर, डिजास्टर के बाद क्या होता है, डिजास्टर के बाद कम्युनिकेबल डिजीज की स्प्रेड को आपने रोकना होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सोशल वाला। ओके, फैमिली न्यूक्लियर जॉइंट या 3 जनरेशन फैमिली होती है। फेयर इज द मोस्ट कॉमन इमोशन ऑफ द मैन, हेल्थ इज डिफाइंड बाय कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है। मेंटली हेल्दी पीपल की निशानी ये होती है कि ही फील कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कंफर्टेबल होता है। ही फील राइट टुवर्ड्स अदर, के दूसरों की तरफ सही तरीके से पेश आता है। और लास्ट में ही इज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द लाइफ। अब मेंटल इलनेस को 2 में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में शिजोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस आ जाएगा। माइनर के अंदर न्यूरोसिस, साइकोन्यूरोसिस और पर्सनैलिटी कैरेक्टर डिसऑर्डर आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर कॉमन कौन कौन सी, पाकिस्तान के अंदर शिजोफ्रेनिया, निमोनिक, सॉफ्ट शिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी और डिप्रेशन आ जाती है। क्लियर, इसके बाद इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इसमें इम्बिसल है, आई से इडियट, इम्बिसाइल, बॉर्डर लाइन। ओके, क्लियर,
इम्बिसिल है, मोरॉन बॉर्डर लाइन, लो नॉर्मल, नॉर्मल सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और नियर जीनियस आएगा। ड्रग अब्यूज इज डिफाइंड एज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉर अ नॉन मेडिकल रीजन इन क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी that can impair an individual ability to function effectively and result in social, physical और emotional harm। ड्रग डिपेंडेंस हम रिप्लेस कर देती है ड्रग हैबिट और ड्रग एडिक्शन को। एम्फेटामिन को सुपरमैन ड्रग कहते हैं। कोकेन कोई टॉलरेंस, कोई फिजिकल, कोई साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं करती। नो विड्रॉल सिम्पटम है, रिवर्सल ऑफ एम्फेटामिन है। बारबिटूरेट स्लीपिंग पिल होती है। अल्कोहल इज ओनली ड्रग हुज सेल्फ इंड्यूस इंटॉक्सिकेशन एक्सेप्टेबल होती है। 8 ग्राम पर 10 ml आप यूज़ कर सकते हो। ओके, 21 यूनिट पर वीक आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेग्नेंट वुमेन कभी भी इस्तेमाल के लिए लैक्टेशन में 1 से लेकर 2 यूनिट यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट वाइडली यूज ड्रग कैनबिस इंडिका होती है। कैफीन भी ज़्यादा यूज़ की जाती है। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और लो बर्थ वेट बेबी। ओके, 20 ग्राम लेस देन दोज ऑफ नॉन स्मोकर और नॉन आउटकम ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग द ओके। विड्रॉल सिम्टम 4 से लेकर 6 हफ्ते तक जाते होते हैं। क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा महीनों तक जाती होती है। स्मोकलेस टबाको में पान मसाला, अरीका नट आ जाएगा, गुटखा, ये चीज़ें आ जाती है। इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। टबाको फ्री इनिशिएटिव में आपने बैन लगा देना है, लेजिस्लेशन बना लेने हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेली लॉस तो ये यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज अल्जाइमर और अदर डिमेंशिया।